इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, वो पासवर्ड लेने का झंझट लेगा नहीं, फ्री वाईफाई के चक्कर में कुछ भी कर लिया किसी ने। हाउ डू यू नो कि ये इसी कंपनी का है? आपको कैसे पता कि जो गूगल पे आप सर्च करके लिंक देख रहे हो वो ऑथेंटिक है? एक वेबसाइट है privacy.net/analyzer जो बताएगा कि सिर्फ कोई लिंक क्लिक करके कोई भी वेबसाइट आपके फोन से क्या क्या चुरा सकती है। डिजिटल अरेस्ट में जब मैंने ही किसी को पैसा दे दिया है और बाद में 24 घंटे बाद जाके मैं क्लेम करूं कि ये मैंने गलती से दे दिया है, अब मुझे ये पैसा वापस चाहिए, उस अकाउंट में होना तो चाहिए, वहां से निकल ही किसी और में नहीं, चाइना चला गया। एक केस ऐसा था जिसमें 9 साल का बच्चा था और उसने पूरे शहर में तहलका मचा रखा था। सिंपल तरीके हैं जिनसे आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। किसी को पता नहीं चलता है कि व्हाट्सएप कोई और यूज कर रहा है। हम वो जो व्हाट्सएप कॉल करते हैं ये सोच के कि सेफ है। हाउ डू यू मेक श्योर कि सामने जिससे आप बात कर रहे हो, फ्रीली बात कर रहे हो, वो नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो? तो कुछ भी सेफ नहीं है। क्विक सपोर्ट ऐप आपके फोन की स्क्रीन शेयर कर देता है, तो सामने वाला देख सकता है कि आपके फोन पे अब क्या हो रहा है। आपसे पहले वो ओटीपी मंगाएगा, वो ओटीपी फ्लैश करेगा और डालेगा और पैसा निकल जाएगा। अगर मैंने 2 अकाउंट रखे हैं, बैंक अकाउंट या 3 अकाउंट रखे हुए हैं, जिसका मेरे पास डेबिट कार्ड है ही नहीं, मैंने कभी क्रेडिट कार्ड उस अकाउंट का मतलब कोई लिंक नहीं है, लेकिन क्या वो भी जा सकता है? क्रिमिनल कभी आपकी डिवाइसेस हैक नहीं करेगा आप तक पहुंचने के लिए। क्रिमिनल हमेशा आपको हैक करेगा आपकी डिवाइसेस तक पहुंचने के लिए। और एक बार उसने आपको हैक कर लिया तो फिर आप 10 अकाउंट में पैसे रखो, निकाल लेगा। आपके पीछे कहानी होती है और उस चक्कर में ओटीपी चला जाता है। वो जब तक कहानी आपको नहीं बताई जाएगी ना, आप बच नहीं पाओगे। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हम में से ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम अपने मोबाइल का ठीक ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं वो हमें फंसा तो नहीं रहा है? यूपीआई का इस्तेमाल हम करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसी के चक्कर में फंसकर अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। अब तक बहुत से शोज़ बन चुके हैं, मुझे लगता है, जो आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज़ खबरों में आप पढ़ते होंगे कि कैसे आप साइबर क्राइम जो हो रहा है उसके फेर में ना पड़ें। बावजूद इसके कई मर्तबा उसे पढ़कर, जानकर, वीडियो देखने के बाद भी जब हमारे ऊपर वो घटना घटित हो रही होती है तब पता नहीं हम वो क्यों भूल जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट में जो आपको जब साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे तो मेरा भरोसा पूरा है कि फिर आपको समझ में आ जाएगा। वो बातें जो अब तक पढ़कर आप भूल जाते थे, आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपके जहन में पक्की हो जाएगी। तो चलिए देर नहीं करती हूँ, बोर्डिंग पास फटाफट से मैं दे देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त पॉडकास्ट में मौजूद है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, ऑथर, पुलिस को भी ऐसे केस सुलझाने में जो मदद करते हैं, एजेंसीज की मदद करते हैं, अमित दुबे जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू शालिनी जी। मेरे ठीक कहा कि अभी तक जो बातें पढ़ के समझ नहीं आती थी, आज आप समझा देंगे सबको? बिल्कुल, मैं कहानियां सुनाता हूँ और कहानियां लोगों को याद रह जाती हैं। हाँ। डूज एंड डोंट्स लोग भूल जाते हैं। हाँ। और अक्सर लोग मेरे से कहते हैं सर आपने डरा दिया, बताइए बचें कैसे। एक्चुअली आप गौर से देखिए, जब हम कहानियां सुना रहे होते हैं आपको बचने के तरीके उसमें मिल जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम सीधे बचने के तरीके बताएंगे तो आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे नहीं, वो अप्लाई करोगे नहीं। लेकिन आपने वो पंचतंत्र की कहानी सुनी है ना? हाँ। तो हुआ क्या था कि एक राजा थे, उनके कुछ बच्चे थे जो इंटेलिजेंट नहीं थे, उनको कोई पढ़ा नहीं पा रहा था। तो उन्होंने किसी को बुलाया कि कोई आए इनको पढ़ा दे, तो हर कोई आता था, फेल हो जाता था। उसके बाद एक कोई ऋषि आए, उन्होंने कहा कि मैं उनको पढ़ा सकता हूँ। तो वो लेके गए, उन्होंने बिठाया उनको और एक कहानी सुनानी शुरू की कि एक जंगल था, घना जंगल, उसमें एक शेर था और शेर एक दिन शिकार पे निकला हुआ था और उसने एक खरगोश देखा और खरगोश भागा और गड्ढे में गिर गया। और उसके बाद खरगोश ने बचने के लिए ये किया। फिर उसके बाद एक सियार आ गया। तो एक कहानी ख़त्म नहीं होती थी और नई कहानी शुरू हो जाती थी और फिर नई कहानी शुरू हो जाती थी और वो कहानी कभी ख़त्म हुई ही नहीं। और बच्चे सुनते रहे, घंटों बैठे सुनते रहे। और जब वो कहानी मतलब शाम होती थी तो वो इतना सीख चुके होते थे, क्योंकि वो कैसे बचे, क्या चैलेंज आए, उसी में लर्निंग थी। और वो सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए और वो कहानियाँ बाद में पंचतंत्र की कहानी बनी और उस पर पूरा उपनिषद है। हाँ।
यही आर्ट है जो मैं अप्लाई करता हूँ। हम जब भी कोई साइबर अवेयरनेस सेशन देखते हैं ना, तो लोग कहते हैं साहब डूज, OTP मत दीजिए, लिंक पर क्लिक मत कीजिए, एप्लीकेशन मत इंस्टॉल कीजिए। जब मेरे पास FIR आती है तो मैं देखता हूँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, किसी ने OTP दिया ही नहीं है। आपके पीछे कहानी होती है और उस चक्कर में OTP चला जाता है, और वो किसी के साथ भी हो सकता है। आपको पता है, आपको 50 बार बता दिया कि OTP मत दीजिए, तब भी हो जाएगा, तब भी आपसे लिंक क्लिक हो जाएगा। वो जब तक कहानी आपको नहीं बताई जाएगी ना, आप बच नहीं पाओगे। तो ये मुद्दा है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लोग बाद में कहते हैं सर बचना कैसे। अरे थोड़ा कहानी को ध्यान से सोचिए, और आप जब पूरा कहानी समझ में आ गई तो समझो आप बच गए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आप हाईवे पर गाड़ी चलाएं तो संभाल के चलाना। जब नोएडा एक्सप्रेस से चलाना, संभाल के चलाना। फिर आप निकल रहे होंगे, फिर रुकना, शालिनी जी वो गाड़ी जरा संभाल के चलाना। तो आप कहोगे यार ये आदमी बार बार क्यों बोल रहा है, मतलब मैं संभाल के चलाती हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर जब जा रहे हो, अरे संभाल के चलाना। मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पर अब मैं आपको जरा कहानी सुनाऊं कि शालिनी जब आप हाईवे पे निकलेंगी ना और अचानक आपकी विंडशील्ड पर कोई एग आके टकराए, तो वाइपर मत ऑन कर देना। जैसे आप वाइपर ऑन करेंगे ना, फ्रॉथ जम जाएगा, वो ब्लाइंड हो जाएगी स्क्रीन, और आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। जैसे आप गाड़ी रोकेंगे, बगल से 2 लोग आएंगे, गन लगाएंगे और आपको लूट लेंगे। अब आपको पता है क्या करना है। संभाल के चलाना, संभाल के चलाना में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। OTP नहीं देना, OTP नहीं देना में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब तक मैं ये नहीं बताऊं कि OTP लिया कैसे जाता है। और OTP लिया कैसे जाता है, यदि मैंने वो 12-15 तरीके जो हैं बता दिए, तो आपको पता है क्या नहीं करना है। फिर मुझे डोंट्स बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक और चीज, मैं सॉरी लंबा आंसर दे रहा हूं, कि हमारे दिमाग में डोंट्स परसीव ही नहीं होता। मैं आपसे बोलूं कि शालिनी जी अगले सेकंड आप हाथी के बारे में मत सोचिएगा, डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, तो आप कर सकते हो क्या? ये चीज संभव ही नहीं है। हमारे दिमाग में डोंट परसीव ही नहीं होता, हम सिर्फ डूज परसीव करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, उसका कोई फायदा नहीं होता। दे विल नेवर अंडरस्टैंड। उनको सिर्फ बताओ करना क्या है, उनको ये मत बताओ क्या नहीं करना है, क्योंकि वो उनके दिमाग में आएगी नहीं। रादर जब आप डोंट वो चीज बोल रहे हो, वो रादर और बड़ी होती जाएगी, आप ज्यादा हाथी सोचोगे। आपको मैं डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट बोल रहा हूं, तो एलिफेंट ही सोचोगे आप, नेगेटिविटी ही कर आएगी यदि मैं उस चीज को रोकने के लिए कोशिश करूं। ये लर्निंग प्रोसेस ही ठीक नहीं है। तो वो जो आपने कहा ना कि राजा के बच्चे को कोई पढ़ा नहीं पाता था, और फिर जब उन्होंने कहानी बताना शुरू किया तो सुबह से शाम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसमें से क्या टेक अवे है, ये तो हमें निकालना है। तो आप फिर ऐसी कोई कहानी सुनिए ना, मैं भी ऐसी वो राजा के बच्चों की तरह मैं बैठ गई हूँ कि सुबह से शाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी कोई कहानी है आपके पास? मैं एक छोटी सी कहानी शुरू करता हूँ। और हाँ, मेरे पास तो खैर हजारों केसेस हैं, हर दिन देखिए नए नए केसेस आते हैं और एक कहानी बन जाती है। और इस बार जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मैंने पहले किसी पॉडकास्ट में नहीं सुनाई है, तो इसलिए थोड़ी नई है। जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि लोग ढूंढ ढूंढ के मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं, तो ये सुन लें एक बार। तो नोएडा के एक स्कूल की कहानी है, जिसमें एक स्कूल में थ्रेटनिंग ईमेल आ रही थी, धमकी वाली कि ये कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। तो उन्होंने देखा ईमेल आ रही हैं प्रॉपर जीमेल से आ रही हैं, और ये जो अकाउंट है जिसका उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता था। तो उन्होंने उनके फादर को बुलाया कि आपकी अकाउंट से ईमेल आईडी से आ रही हैं। उन्होंने कहा मैं तो भेजी नहीं। बोले आपका बच्चा भेजता होगा। बोले वो कैसे भेजेगा, उसको एक्सेस कैसे होगा? तो थोड़ा सा टसल हो गई। बोले नहीं साहब, इंक्वायरी करा लीजिए आप। तो उन्होंने इंक्वायरी कराई, हेडर वगैरह चेक कराए, तो वो ऑथेंटिक ईमेल है, उन्हीं की ईमेल आईडी से आई है। मतलब जैसे कि हम लोग स्पूफ ईमेल की बात करते हैं ना, कि मैं आपके ईमेल से किसी को ईमेल भेज सकता हूँ, ईमेल स्पूफिंग करके। तो यदि आपके ईमेल से मैं स्पूफ ईमेल भेजूंगा तो ईमेल आपका ही दिखाई देगा, लेकिन यदि मैं हेडर चेक करूंगा तो मैं पता कर सकता हूँ कि स्पूफ्ड ईमेल है। मतलब एक आम आदमी शायद ना समझ पाए, लेकिन थोड़ा सा भी कॉन्शियस आदमी होगा, हेडर खोल के देखेगा तो उसके ईमेल आईडी के आगे लिखा होगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस सर्वर, जो आप लर्निंग है लोगों के लिए। क्योंकि ऐसा अक्सर होगा कि आपके किसी अननोन आदमी, आपके बॉस, आपके कलीग की ईमेल आईडी से ईमेल आ जाएगी और आपसे कुछ करने को कहा जाएगा और आप कर देंगे, क्योंकि आपने सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर देखी और ईमेल आईडी देखी और आपको भरोसा हो गया कि ये तो ऑथेंटिक आदमी है। तो इस केस में वो स्पूफ ईमेल नहीं थी, उसी की ईमेल आईडी से गई थी। तो उस व्यक्ति ने अपना ईमेल आईडी लॉग आउट कर लिया। उसने कहा मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, अब कैसे जाएगी? अगले दिन फिर मुझे प्रिंसिपल का फ़ोन आएगा, साहब फिर से आई ईमेल। मैंने क्या बात कर रहे हो? हाँ, और वो लॉग आउट करके बैठे हुए। तो फिर मैंने ईमेल हेडर चेक किया तो फिर ऑथेंटिक ईमेल है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैं उनको बुलाया, फ़ोन वोन चेक किया, बोलते हम तो सब लॉगिन ही नहीं किया। अच्छा, जीमेल पे आप ये चेक कर सकते हैं
कि आपका ईमेल आईडी कहाँ से लॉगिन हुआ है। हाँ। कैसे चेक करते हैं आप अपने लैपटॉप पे जीमेल खोलिए और जो इनबॉक्स है ना, इनबॉक्स के राइट साइड में नीचे कॉर्नर पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डिटेल्स करके, और उसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी, पॉपअप विंडो। उसमें आईपी एड्रेसेस होंगे कि आपका ईमेल पिछले 20 दिनों में या 15 दिनों में कहाँ से लॉगिन हुआ। वो आईपी एड्रेसेस, लोकेशंस वगैरह सब होंगे, डिवाइस टाइप भी होंगे कि मोबाइल से हुआ, लैपटॉप से हुआ। तो उसमें आप कभी आपको डाउट हो जाए कि आपका ईमेल कोई लॉगिन करके बैठा है, तो आप ऐसा करके चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा तो वो आईपी एड्रेस इनके घर का ही है, तो मैंने कहा आप ही के घर से लॉगिन हो रहा है। फिर हमने जब लॉग्ड ईमेल आईडी में देखा तो एक फीचर होता है शेड्यूलर करके। शेड्यूलर क्या करता है कि आपकी फ्यूचर ईमेल शेड्यूल कर सकते हो आप, कि इस तारीख को इस टाइम पर ये ईमेल जाएगी, इस तारीख को इस टाइम पर ईमेल जाएगी। तो किसी ने 10-12 ईमेल शेड्यूल कर रखी थी, तो आप भले ही लॉग आउट कर दो, वो ईमेल तो जाएगी क्योंकि आपने शेड्यूल कर रखा है। हाँ। तो वो स्कूल को जाती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी सारी शेड्यूल्ड ईमेल अब डिलीट कर देता हूँ, जो आगे दिख रही है। किसी ने तो की थी, गड़बड़ हो गई होगी, मैं डिलीट कर देता हूँ, अब तो मैटर सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब तो सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 दिन मामला ठीक रहा और फिर ईमेल आ गई स्कूल में। फिर प्रिंसिपल का फोन आई, सर अब फिर से आ रही है। मैंने कहा यार कमाल है यार। फिर चेक किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आईपी एड्रेसेस इनके घर का निकला, तो एक और फीचर के बारे में जानकारी हुई। फिर मैंने जब इनके लैपटॉप को ढंग से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता पड़ा गूगल का एक फीचर होता है गूगल बैकअप कोड्स करके। गूगल बैकअप कोड्स, आपके गूगल के OTPs आप एडवांस में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि मुझे आपका जीमेल का एक्सेस मिल जाए तो मैं सिक्योरिटी में जाऊं, सेटिंग सिक्योरिटी, वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर चौथा या 5वां ऑप्शन है गूगल बैकअप कोड्स। गूगल बैकअप कोड्स को मैं क्लिक करूँगा तो मुझे 8 OTPs या 10 OTPs में एडवांस में डाउनलोड कर सकता हूँ। ये जो OTPs हैं ये मैं बाद में यूज़ कर सकता हूँ कभी भी लॉगिन करने के लिए। मतलब कि बाद में यदि मुझे SMS पे OTP नहीं आ रहे हैं तब भी मेरे पास एडवांस OTPs हैं एंड आई कैन यूज़ इट। अब ये फीचर अधिकतर लोगों को नहीं पता है। खास बात ये थी कि जब मैंने लैपटॉप में उनके देखा, डाउनलोड सेक्शन में मुझे वो PDF फाइल मिल गई जिसमें वो OTPs डाउनलोडेड थे। एक्चुअली जिस समय OTP का केस मैं बता रहा हूँ उस समय तो मेरे ख्याल से 62 OTP डाउनलोड हो सकते थे। अब तो गूगल ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 8 को, उसमें तो पूरा PDF फाइल थी। तो मैंने देखा कि वो OTPs ऑलरेडी पड़े हुए हैं उसमें, तो इसका मतलब घर में ही किसी ने डाउनलोड किए हैं। फिर उसका लॉग निकाल के देखा, फिर एक ट्रिक इस्तेमाल की मैंने और उससे केस प्रॉपरली वर्कआउट हुआ। क्योंकि डाउट तो मुझे था कि कर तो बच्चे ही रहा है, लेकिन एविडेंस नहीं होता तो करना मुश्किल होता है। तो एक एप्लीकेशन आती है WTMP करके, हु टच्ड माई फोन। ये प्ले स्टोर पर है, आपके गूगल प्ले स्टोर पर। इसको आपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, हु टच्ड माई फोन। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है पर दिस इज़ समथिंग विच आई हैव यूज्ड एट दैट टाइम। तो आप अपना फ़ोन यहाँ रख लें। अब आप 2 मिनट के लिए कहीं चले गए, वॉशरूम गए या कहीं फोन, मतलब आप कहीं इधर उधर चले गए, आपका फ़ोन कोई उठाएगा और लॉगिन कर, वो पिन कोड डालने की कोशिश करेगा और उसको पिन कोड पता है या नहीं पता है, दोनों सिचुएशन में उसकी सेल्फी खिंच के फ़ोन के अंदर आ जाएगी चुपचाप। और उसके यदि पिन कोड पता है और उसने एंटर कर भी लिया और उसके बाद जो कुछ भी वो करेगा वो सारा रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा कि उसने व्हाट्सएप मैसेज देखे, उसने व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजे या ईमेल खोला या जो कुछ भी का, सो उसकी एक्टिविटी लॉग बन जाएगी। तो मैंने उनके फ़ोन में चुपचाप डाल के रख दी, यानी एक ऐसी एप्लीकेशन लैपटॉप में भी डाली ताकि एविडेंस मिल जाए, और एविडेंस मिल गया। उनका बच्चा ही करता था। पर इस पूरे स्टोरी में आपने देखा, आप कोई कहेंगे कि आप बचे कैसे। मैंने आपको तीन ट्रिक 13-14 ईयर्स एज का था। पर एक केस ऐसा था जिसमें 9 साल का बच्चा था और उसने पूरे शहर में तहलका मचा रखा था और पेपर में न्यूज़ छप गई थी कि एक घर है जिसमें कोई भी जाता है तो उसका फ़ोन हैक हो जाता है, और वो डिफरेंट केस था। पर जितनी बार मैं केस इन्वेस्टिगेट करता हूँ ना, देखिए आपने 3 लर्निंग मिल गई इसमें। पहला, आपको पता है कि ईमेल शेड्यूल हो सकती है, और यदि किसी को लॉग्ड आपका जीमेल आईडी मिल गया, वो आपके बिहाफ पे ईमेल शेड्यूल करके आपको परेशान कर सकता है। आप 2 मिनट के लिए लैपटॉप मिला मुझे, मैंने फटाक से ईमेल शेड्यूल करके डाल दी। दूसरा, मैं आपके OTPs डाउनलोड कर सकता हूँ और आपके बिहाफ पे लॉगिन करके फिर आपको परेशान कर सकता हूँ। तो ये जो फीचर्स यदि मैं आपको पता होंगे तो आप बच गए। मैं एक इवेंट में बोल रहा था और हमारे यहाँ दिल्ली के कुछ बिलियनर्स का इवेंट था, जो बड़े बड़े लोग आए थे। उन्होंने एक्सक्लूसिवली मुझे बुलाया कि सर आइए और हम बताइए कैसे कैसे फ़ोन हैक हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बड़े 5 स्टार होटल में बोला मैं, सब लोग आए, काफ़ी सारे उस ग्रुप के मेंबर्स थे, लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे।
जब मैंने अपनी सेशन ख़त्म किया, मैं बाहर आया तो कुछ लेडीज़ मेरे पास आई, बोले आप जो कुछ बताया वो तो ठीक है, पहले बताइए कि मेरे हस्बैंड को मेरे व्हाट्सएप मैसेज कैसे पता पड़ जाते हैं। अच्छा। मैंने कहा दिखाओ वो। तो मैंने फ़ोन देखा उनका, एंड देन आई रियलाइज कि सिंपल तरीके हैं जिनसे आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, जिससे OTP निकलता है बेसिकली आपका, वो मैं बताऊंगा OTP निकालने के। हाँ। तो ये जो OTP निकालने के तरीके हैं ये लॉयर्स को भी पता है और वो सजेस्ट करते हैं। तो जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जहाँ पर भी थोड़ा सा वो चाह रहे हैं कुछ एविडेंस मिल जाए, दे सजेस्ट एंड इट इज हैपनिंग। किसी को पता नहीं चलता है कि व्हाट्सएप कोई और यूज कर रहा है। जैसे मैं अगर पता पड़ सकता है, हाँ। डेफिनेटली पता पड़ सकता है, लेकिन लोग क्या है कि इतने, देखिए हमारे यहाँ पे अभी 3 जनरेशन चल रही है जो हम बोलते हैं अल्फा और जो जेनजी और एंड ऑल। तीनों जनरेशन में कमाल का गैप है। एक जनरेशन उसको पता है, एक जनरेशन उसको बिल्कुल भी नहीं पता, एक जनरेशन उसको पता तो कि ऐसा कुछ होता है बट दे हैव, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको पता है कि आपकी हर लोकेशन फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपको पता तो है पर आपने देखी तो नहीं ना कभी। अब मैं आपको लैपटॉप पे खोल के दिखा दूं आपकी सारी लोकेशन, तब आपको लगेगा अरे ये तो मिसयूज हो सकती है। हिस्ट्री में चेक हो जाता है। उसके अलावा भी है कोई ऑप्शन? उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन एक्चुअली होता क्या है कि आप, मैं कर चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है। और अगर मैं डिलीट करूंगी ना बीच का कुछ, अगर मैं 3 जगह एक दिन में गई और मैं बीच का डिलीट करूंगी तो वो ऐसा नहीं होगा कि वहां से मैं सीधे वहां पहुंच जाऊं, वो उतना फिर गायब ही रहेगा। Correct. तो वो मन में शंका डालने के लिए तो काफी है कि आपने डिलीट तो किया। हाँ। तो वो डिलीटेड जो भी आप एक्शन लेते हो ना उसका भी लॉग बनता है। आपकी एक्टिविटी का लॉग भी गूगल भी मेंटेन रखता है और भी बहुत सारे सिस्टम लेवल सॉफ्ट जो OS है वो भी करता है। तो जो वो लॉग है उससे मुझे पता पड़ जाता है कि इसने कुछ डिलीट करने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, क्या किया, एंड दैट ऑल्सो कम्स एज एन एविडेंस। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने सबूत छुपाने के लिए स्पेशल प्रोविज़न कर लेते हैं कि भाई मैं तो सारा डेटा डिलीट करूँगा। हाँ। और मैं एक कहानी से इस चीज़ को बताऊँगा क्या हुआ। हाँ। तो मुझे एक मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा अमित जी मेरे खिलाफ़ एक लेटर वायरल हो रहा है, उसमें कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं और मेरे ऊपर प्रेशर है कि रिज़ाइन कर दिया जाए। तो कोई तरीका है जिससे हम पता करें कि कर कौन रहा है, क्योंकि है तो फेक सारे, पर इतना वायरल हो गया है कि अब परसेप्शन बन गया पब्लिक का कि ये तो ऐसे ही है। तो मैंने कहा कि सर, मैं उस समय बाहर था देश के, तो मैंने कहा सर मैं सोशल मीडिया एनालिसिस कर लेता हूँ कि और डेटा एक्सेस तो मेरे पास है नहीं। तो मैंने फेसबुक एनालिसिस करना शुरू किया और ये देखा कि इनके खिलाफ फेसबुक पर कौन कौन लिख रहा है। तो कुछ सेंटीमेंट एनालिसिस टूल आते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि इस व्यक्ति के खिलाफ कौन कौन नेगेटिव या पॉजिटिव लिख रहा है। तो हमने वो एनालिसिस किया तो पता पड़ा कि काफ़ी सारे लोग 1 महीने से इनके खिलाफ नेगेटिव लिख रहे हैं। फिर उनसे पूछा कि साहब 1 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था क्या आपके संग? 1 महीने पहले कहाँ गए थे आप? उस डेटा के बेस पर डीप डाइव किया पर कुछ कंक्लूड नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने लोकेशन निकालनी शुरू की, जो लोग नेगेटिव लिख रहे थे उनको ज़रा डीप डाइव किया तो पता पड़ा कि बहुत सारे लोग हैं जो उसको लाइक कर रहे हैं लेकिन वो इन्हीं की पार्टी को बिलोंग करते हैं। कई लोग शेयर भी कर रहे हैं जो इन्हीं की पार्टी को बिलोंग करते हैं, पोस्ट नहीं कर रहे हैं पर लाइक और शेयर कर देते हैं, या शेयर नहीं कर रहे थे लाइक और कमेंट कर रहे थे, हाँ शेयर नहीं कर रहे तो पोस्ट में नहीं आता था, क्योंकि शेयर करोगे तो पोस्ट में आ जाएगा। हाँ। सो वो दोस्त मैंने फीचर देखे, मैंने कहा यार लाइक और कमेंट तो हुआ है, किसी ने हल्का सा कुछ डाल दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप ही की पार्टी के लोग तो प्रमोट कर रहे हैं। बोले हाँ मुझे पता है कॉन्स्पिरेसी है, ढूंढो कौन है इसके पीछे। तो मैंने वो सारे प्रोफाइल अलग निकालने शुरू किए, एक एक करके निकालता गया, एक्सेल फाइल में डंप करता गया, तो कुल 527 प्रोफाइल निकले। अब 527 प्रोफाइल जो इनकी पार्टी की हैं और इस पोस्ट निगेटिव पोस्ट को प्रमोट करते हैं। अब मैंने देखा कि ये प्रोफाइल हैं कहाँ के, इनकी लोकेशन क्या है, कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी किसी जगह से शुरू होती है, रैंडम नहीं हो सकती। जैसे मुझे आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करनी है तो कुछ ट्रस्टवर्दी लोग एक जगह बैठेंगे, दे विल प्लान एंड अदर्स वुड ज्वाइन इवेंचुअली। तो वो जगह किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो इनिशियल जगह होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जब ये 527 प्रोफाइल का लोकेशन एनालिसिस किया तो पता पड़ा कि 145 प्रोफाइल इसमें से एक ही जगह को बिलोंग करते हैं। अभी मैं जगह का नाम बदल रहा हूँ वरना लोग क्योंकि गैस कर लेंगे। मान लीजिए धर्मपुर है जगह का नाम। हाँ। तो फिर मैंने कहा यार धर्मपुर आप कब गए थे? फिर कुछ कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की तो नहीं वर्कआउट हुआ। फिर मैंने देखा कि इस 145 में लीडर कितने हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी तो कोई बड़ा आदमी करेगा। तो जो लोग जिनके लाखों फॉलोअर हों, 5000 फ्रेंड्स हों फेसबुक प्रोफाइल में, तो देखा कि 17 प्रोफाइल ऐसे हैं। उन 17 में फिर देखा कि टॉप मोस्ट लीडर कौन है जो पार्टी में कोई पोजीशन ले चुके हों, मिनिस्टर रह चुके हों, तो 3 लोग निकले। वो 3 प्रोफाइल मैंने एसपी साहब को भेज दिया। मैंने कहा सर देख लीजिए।
तो वो देख के चौंक गया, बोले क्या बात कर रहे हो, ये लोग कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा सर अब डेटा तो यही कह रहा है कि आर यू श्योर। मैंने कहा श्योर व्योर कुछ नहीं हो, क्योंकि नेताओं के सोशल मीडिया उनके कार्यकर्ता चलाते हैं तो कई बार उनकी भी ओपिनियन हो सकती है, तो प्लीज़ अपना वेरिफिकेशन कर लेना, बट माई डेटा सेज लाइक दिस। तो उनके ऊपर भी प्रेशर था। नेक्स्ट डे मैं सो के उठा, आई वॉज इन डेनमार्क, तो मुझे 22 मिस्ड कॉल। मैंने कॉल बैक किया, मैंने साहब क्या हुआ एसपी साहब को। तो एसपी साहब बोले यार मैंने ना, मुझे कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थी, तो उनमें से एक को हमने अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट किया ये सोच के कि उसके फ़ोन में या लैपटॉप में कुछ मिलेगा। उसका लैपटॉप भी फॉर्मेटेड है, उसका मोबाइल भी फॉर्मेटेड, कोई एविडेंस नहीं। अब आपकी कहानी तो हम कोर्ट में दिखाएंगे नहीं, तो क्या करें। मैंने कहा सर यदि उसका लैपटॉप और मोबाइल दोनों फॉर्मेटेड हैं तो इससे 2 चीज़ें प्रूफ होती हैं। पहला कि आपके डिपार्टमेंट से किसी ने इनको बता दिया था कि अरेस्ट होने वाले हैं। ओह गॉड, कितने ट्विस्ट हैं। वरना उसको कैसे पता कि फॉर्मेट करना है। हाँ। ऐसे तो ना कोई डेली फॉर्मेट करता रहता। तो आप ये जानिए कि आपको किस किस को पता था कि आज अरेस्ट करने वाले इनको। दूसरा कि इनका कुछ ना कुछ तो लेना देना है, वरना दोनों डिवाइस क्यों फॉर्मेट करेगा कोई, मतलब इतना सेफ क्यों खेल रहे हैं आदमी। हाँ। तो बोले अब क्या करें। मैंने कहा सर मैं वापस आता हूँ एंड आई वर्क इट, मतलब मैं खुद ही काम करूँगा इस पर, बिकॉज कुछ भी बताऊँगा तो वो लीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब आपकी टीम पर भरोसा नहीं है। तो मैं आया, उस जगह पे फ्लाई किया, गया। तो सबसे पहले हमने, जो इस कहानी की वजह से मैं सिखाना चाह रहा था, अब उस मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हमने डिलीटेड डेटा रिकवर किया। बहुत सारे टूल हैं जो आपके फ़ोन से या लैपटॉप से डिलीटेड डेटा रिकवर कर देते हैं, और डिलीटेड डेटा रिकवर किया तो वो फाइल्स मिल गई जिसमें वो करप्शन के चार्जेस थे। बट हैविंग दोज फाइल्स इन योर डिवाइस इज नॉट ए सफिशिएंट प्रूफ। आपके फ़ोन में या लैपटॉप में फाइल मिल गई, उससे क्या प्रूफ होता है। आप कहोगे यार मुझे आई थी, मैंने डिलीट कर दी, मैंने तो ना वायरल किया, मैं तो ना क्रिएट किया। हमें क्या प्रूफ करना है कि इस व्यक्ति ने ही क्रिएट किया, इस व्यक्ति ने वायरल किया। अभी देखिए कैसे खूबसूरती से प्रूव हो जाएगा। इसके बाद मैंने इनका CDR एनालिसिस किया। CDR आप जानते हैं, कॉल डेटा रिकॉर्ड। आप किसको कॉल लगाते हैं, किसी से कॉल आता है तो इस चीज़ का रिकॉर्ड बनता है जो ऑपरेटर आपको देता है। जैसे आपका एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, जिसका भी नंबर होगा उसके सर्वर पर ये रिकॉर्ड बनता है। तो जो लोग क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया वगैरह देखते हैं उनको पता है क्योंकि वहाँ पर जिक्र होता है ना कि CDR मंगा लो, ये मंगा लो। तो ये CDR से हमें पैटर्न मिल जाता है कि कब किससे बात हुई, कितनी देर बात हुई। पर आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए, आजकल लोग नॉर्मल कॉल करते ही नहीं, व्हाट्सएप कॉल। तो CDR में कुछ मिलता नहीं है। हाँ। कम मिलता है, मतलब नॉर्मल कॉल भी होती है, बट नॉर्मली लोग इस तरह की बातें व्हाट्सएप या वाइब कॉल करेंगे और फिर सोचते हैं अब तो हम सेफ हैं। हाँ, मैं भी ये सोच। कई लोग जर्नलिस्ट मुझे फ़ोन करते हैं, सर ऐसा कीजिए ना, सिग्नल पे आ जाइए, वहाँ बात कर लेंगे। आपको पता है कि, तो मैं कहता हूँ व्हाट्सएप पे क्यों नहीं, नहीं सर सिग्नल ज़्यादा सेफ है। मैंने कहा अच्छा सिग्नल ज़्यादा सेफ है, कैसे पता आपको। नहीं वो आप सिग्नल पे आपको पता है कि सिग्नल, आप गूगल कीजिए सिग्नल का फाउंडर कौन है। मैं तो यूज़ ही नहीं करती सिग्नल। हाँ। जिसने व्हाट्सएप बनाया उसी ने सिग्नल बनाया। दोनों का फाउंडर एक ही व्यक्ति, ब्रायन एक्टन। पर प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है। पॉइंट इज दिस कि इफ यू कांट ट्रस्ट ऑन व्हाट्सएप देन हाउ आर यू ट्रस्टिंग ऑन सिग्नल। जब उसका ओनर एक, मतलब उसका जो क्रिएटर है, अब ओनरशिप तो अलग हो गई क्योंकि उसने पहले वो फेसबुक था छोड़ के व्हाट्सएप सिग्नल स्टार्ट किया, बट द पॉइंट इज कि देयर इज द सेम पर्सन एंड देन यू आर ट्रस्टिंग ऑन दिस बट यू आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन दिस। ये जो आयरनी है, लोग इतना गूगल ही नहीं करते, देखते नहीं ना, सिग्नल पे आ जाओ, सिग्नल पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ। जरा थोड़ा सा तो रिसर्च करो कि इनके पीछे कौन किस तरह के लोग हैं, एंड देन यू फील दैट यू आर सेफ बिकॉज डेटा। या VPN यूज करते हैं लोग कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सर VPN यूज करूंगा उससे मेरा IP जर्मनी का, नीदरलैंड का, पाकिस्तान का हो जाएगा, देन आई एम सेफ। ऐसे कौन कौन लोग आपको फोन करते हैं? तो मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे पास तो हर तरह के खुराफाती लोग आते हैं ना। एंड आप बता रहा हूँ कि ये जो 3 जनरेशन, उसमें एक जनरेशन सिर्फ यही अब सुनने वाली है जो मैं बताने वाला हूँ। अच्छा। क्योंकि वो सब कर रहे हैं ये चीज़ें। आपको पता है जितने ये टीनेज स्टूडेंट्स हैं सब VPN यूज करते हैं, सारे। आप रैंडमली किसी टीनेज बच्चे से पूछ लेना, या ये जो बैठे हैं इनसे पूछ लेना। अच्छा। उसने पहले सर हिला दिया, नहीं मैं तो सेफ हूँ। हाँ? आप, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही, ये कह रहे कि मैं तो नहीं करता ये सब यूज। हाँ। VPN क्यों यूज करते हैं लोग? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो कई सारी फ्री एप्लीकेशंस भी हैं, पेड भी हैं। जब आप जैसे प्रोटॉन VPN, सेक VPN, अल्ट्रा VPN, अर्बन VPN, नॉर्ड VPN, इस तरह के बहुत सारे VPN एप्लीकेशंस हैं, आप फ़ोन पे इंस्टॉल करेंगे ना तो आप अपना IP एड्रेस किसी भी कंट्री का कर सकते हैं। सो अभी आप यहाँ बैठे हैं पर आपके फ़ोन का IP एड्रेस जर्मनी का हो जाएगा। उसके बाद
आप जो कुछ भी कर रहे हैं सामने वाले को लगेगा कि आप जर्मनी में बैठे हैं, आप इंडिया में है ही नहीं। लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इंडिया में जो चीज़ें बैंड हैं वो एक्सेस कर सकते हो फिर आप, क्योंकि अब आप इंडिया के आईपी से रिक्वेस्ट ही नहीं भेज रहे हो। ओके। तो अब आप ऐसी सारी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है हम लोगों को क्राइम करना सिखा रहे हैं, अवेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ। नहीं, बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक आप क्रिमिनल कैसे सोचता है नहीं सोचेंगे ना, आप नहीं बच पाएंगे। अब वो सुन रहा है ना, तो अब वो अभी नहीं भी यूज तो करता होगा तो करेगा। मैं बताऊंगा ना कि कर ले। अभी जितने क्राइम केसेस हो रहे हैं, हाँ। जो मैंने सॉल्व किए पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, उसमें सब मैं वीपीएन यूज़ कर रहा था क्रिमिनल पर, हमने पकड़े ना। मैं इसी चीज़ पे आ रहा था कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम वीपीएन यूज़ कर लेंगे तो हम छुपे हैं। जब मैं स्कूल कॉलेज में जाके बोलता हूँ ना, तो बच्चों से बोलता हूँ कि मुझे बताओ कैसे आप अपने आप को पूरी तरह इंटरनेट पे छुपा सकते हो, तो आप मानोगे नहीं, कम से कम 25 से 30% बच्चे पहले तो मुझे हैकिंग टेक्निक बताने लगते हैं वो। और ये बच्चे वो हैं जो 12, 13, 14, 15 साल के हैं, 9 साल वाले ही बताते हैं कई बार। और दूसरा देन दे गिव अस करेक्ट आंसर कि सर मैं वीपीएन यूज़ करूँगा, डिस्कॉर्ड यूज़ कर लूँगा, एनोनिमस आईडी यूज़ कर लूँगा, टॉर यूज़ कर लूँगा, मतलब इनकॉग्निटो मोड यूज़ कर लूँगा, जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रॉक्सी यूज़ कर लूँगा, वो सब बता देते हैं मुझे नहीं पता इतना तो। हाँ। आप समझ रहे हो, पर उनको सब पता होता है। ये वही जनरेशन है जिनसे हम अभी जो ये होक्स कॉल आ रहे थे, हाँ। बच्चे ही पकड़े गए ना। तो आप ये समझिए कि वो लोग, और उनको पकड़ना इसलिए मुश्किल था क्योंकि देवर बिहाइंड वीपीएन। लेकिन आप जब वीपीएन यूज़ कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि आप तो छुपे हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि जरा आप सोचिए कि एक कंपनी है जो लाखों करोड़ों खर्चा करती है, एक सर्वर बनाती है, वीपीएन सर्वर, और फिर आपको कहती है आप इसको यूज़ कर लो फ्री में, क्योंकि मुझे टेंशन है आपको पुलिस ना पकड़ ले और आप इलीगल चीज़ें कर सको। क्यों करेगी वो ऐसा? कोई ऐसा क्यों करेगा? तो उसका क्या मोटिवेशन है? उसको डेटा चाहिए। वो ये जो वीपीएन का डेटा है, ये डार्क वेब पे ज़्यादा महंगा बिकता है। आपने, क्योंकि उसको पता है कि जिसने वीपीएन यूज़ किया उसने कुछ खुराफात तो किया, तो उसकी तो डिमांड है ना उस डेटा की, तो मिलेगी बाहर। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम वीपीएन यूज़ कर रहे हैं या जो भी ऐसी एक्सक्लूसिव एनोनिमिटी अचीव करने के लिए, वो इल्यूजन में है, वो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं और ईजिली पकड़े भी जाएंगे। तो आई एम कमिंग बैक टू माई स्टोरी कि वो जो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन इस बीच मेरा एक सवाल है। हाँ जी। ये मुझे लगता है क्योंकि हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जो क्रिमिनल है उससे नहीं, मुझसे और हमारे व्यूवर्स से जुड़ा हुआ है, कि मतलब हम वो जो व्हाट्सएप कॉल करते हैं ये सोच के कि सेफ है, इसकी तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, तो वैसा नहीं है? नहीं, रिकवर हो जाएगा वो भी? देखिए, पहले हम सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। सवाल ये है कि व्हाट्सएप सेफ है, तो किस पर्सपेक्टिव से सेफ है? यदि मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ तो देयर आर 2 एंड पॉइंट्स जहाँ पर ये कॉल रिकॉर्ड हो सकती है। मेरे साइड पे भी हो सकती है और आपकी साइड पे भी हो सकती है। दोनों साइड पे कॉल लॉग भी मिल जाता है। जब अभी केस तो मैंने सॉल्व किया नहीं ना ये वाला, हाँ, इसलिए उसमें सॉल्व कर दूंगा। उसमें ये आपके इसका जवाब है एक्चुअली। तो मैं था कि हमने कहाँ तक पहुँच गए थे कि मैंने डिलीटेड डेटा रिकवर कर लिया, लेकिन हमें प्रूव करना है कि इन्होंने ये क्रिएट किया, उन्होंने ये वायरल किया। हाँ। लेकिन नॉर्मल तो कॉल कोई लगाता नहीं है, तो व्हाट्सएप कॉल ही लगाई होगी। तो हमने इनके आईपीडीआर मंगवाए। आईपीडीआर क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। जैसे आप इंटरनेट पे क्या क्या कर रहे हो, इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है ऑपरेटर के पास। आपने वेबसाइट कौन सी एक्सेस की, क्या सर्विस ली उस पर, ब्रीफ कंटेंट नहीं मिलेगा लेकिन सर्विस का नाम वगैरह मिल जाएगा। हाँ। क्योंकि आईपी एड्रेसेस लॉग होते हैं। तो उस आईपीडीआर में हमने देखा, पहले हमने देखा कि जो सीडीआर था, सीडीआर में चूंकि नॉर्मल कॉल तो मिलते नहीं है लेकिन ओटीपीज दिख जाते हैं। तो हमने देखा कि सुबह 11 बजे इनको एक ओटीपी आया है व्हाट्सएप का, जिस दिन दोपहर 3 बजे अरेस्ट हुए। यदि सुबह 11 बजे ओटीपी व्हाट्सएप का आया है, इसका मतलब है कि इनको 11 से पहले पता था कि आज अरेस्ट होने वाले हैं। तो इन्होंने अपना फ़ोन फॉर्मेट किया, व्हाट्सएप का डेटा डिलीट किया, फिर व्हाट्सएप दोबारा इंस्टॉल किया, दोबारा कॉन्फ़िगर किया, तो ओटीपी आया। ये इंश्योर करने के लिए कि बैकअप से कोई डेटा ना आ जाए, फिर से कोई सरफेस ना हो जाए एविडेंस, ही वांटेड टू मेक श्योर, इसलिए दोबारा कॉन्फ़िगरेशन किया। हाँ। यदि 11 बजे व्हाट्सएप का ओटीपी आया तो इनको 11 से पहले बता दिया था। 9 बजे बताया होगा, 10 बजे बताया होगा, 8 बजे बताया होगा, 7 बजे बताया होगा, ये हुआ होगा। तो हमें एक 7 से 11 की विंडो मिल गई कि इस टाइम पे इनको व्हाट्सएप पे कॉल आ सकती है, जिसमें इनको बताया गया होगा कि आप आज अरेस्ट हो सकते हो। नॉर्मल कॉल तो आया करेगा नहीं कोई। और उस पीरियड का हमने आईपीडीआर निकलवाया कि इंटरनेट पर उन्होंने क्या क्या किया।
तो पता पड़ा कि 9 से 9:05 पे उनकी व्हाट्सएप पे 2 ऑडियो कॉल हुई है, पर ये नहीं पता पड़ता कि किससे हुई है। ये तो पता पड़ जाता है कि व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल हुई, पर किससे हुई नहीं दिखता। अब किससे हुई कैसे जाने? इन्होंने तो अपना फ़ोन फॉर्मेट कर लिया है, लेकिन जिससे हुई है उसने थोड़ी ना फ़ोन फॉर्मेट किया होगा, उसको थोड़ी ना पता कि हम उस तक भी पहुँच सकते हैं। हाँ। अब यहाँ आप चाहते हो कि बता दूं लोगों को? नहीं, पर अभी भी केस बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि आप किस किस ऑफिसर का फ़ोन मंगवा पाएंगे? कोई पुलिस स्टेशन में तो बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, मुझे लगता है वहाँ का जो हाउस कीपिंग वाला होता होगा वो भी बता सकता, कोई भी बता सकता है। अभी भी बहुत मुश्किल है ये। फिर भी जो डोमेन है वो सब लिमिटेड है ना। हाँ। भाई लाखों तो नहीं ना, सैकड़ों में ही होगा ना। हाँ। 10-20 तो होंगे। हाँ। पर उतना भी करने की ज़रूरत नहीं होती। होता क्या है कि हमने इनके CDR से भी निकाला कि इनके प्रॉक्सिमिटी में लोग कौन कौन है जिनसे दिन में 4-5 बार बात करते हैं। ये आप निकाल सकते हो, कुछ ह्यूमन इंटेल से भी निकल आता है, कुछ CDR से भी निकल आता है। तो 12 लोग हमने आइडेंटिफाई कर लिए। उन 12 के IPDR चेक किए कि उनमें से किसी ने सुबह 9 से 9:05 पे ऑडियो कॉल लगाई है क्या? तो एक ने लगाई थी, वो इनका ड्राइवर था। ड्राइवर के फ़ोन में 9 से पहले एक पुलिस ऑफिसर की कॉल आई थी, तो ये चेन खुल गई। तो ड्राइवर जो था इनका सोशल मीडिया मैनेजर कम ड्राइवर कम मीडिएटर सब कोई था। तो आप अब गौर से सुनना, यदि आपका नंबर मेरे फ़ोन बुक में सेव्ड है और मेरा नंबर आपकी फ़ोन बुक में सेव्ड है और आपके IPDR में दिख रहा है कि 2 से 2:05 तक आपने व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल लगाई है और मेरे IPDR में दिख रहा है कि 2 से 2:05 मैंने ऑडियो कॉल लगाई है, तो हम दोनों ने व्हाट्सएप पे बात की है, ये इस्टेब्लिश हो जाता है। राइट। तो ऐसे बहुत सारी ट्रिक हैं, मैं हल्का सा ट्रिक दे रहा हूँ कि आप जो ये मान के बैठे हो कि एब्सोल्यूट सेफ्टी कुछ नहीं होती है। अब जितने अभी आपने देखा होगा कि ये रणबीर इलाहाबादिया वाला केस हुआ, उसके बहुत सारे पुराने व्हाट्सएप रिकॉर्डेड वीडियो, फेस टाइम रिकॉर्डेड वीडियोज़ वायरल हुए जिसमें वो लोगों से बात कर रहे हैं और वो अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं। अब ये तो नॉर्मल व्हाट्सएप वीडियो कॉल होगी या फेस टाइम कॉल होगी, अब करो कैसे लीक हो गए? और ये तो पहले हुई है। हाँ। इसका मतलब है पहले कोई ना कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था ना। हाउ डू यू मेक श्योर कि सामने जिससे आप बात कर रहे हो, फ्रीली बात कर रहे हो, वो नहीं रिकॉर्ड कर रहा? ट्रू। जब यहाँ पर हो गई जिसमें 2 ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा दोनों का, पर दोनों में से एक ही जगह तो रिकॉर्ड हो सकती है, या तो इसने किया उसने किया है। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते जब आप किसी से भी वीडियो कॉल पर या फेस टाइम पर या व्हाट्सएप कॉल पर बात कर रहे हो। फिर लोग कहते नहीं, देखिए सर्वर से नहीं निकलेगा, दैट आई अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, पर 90% जो हमारी ज़िंदगी में किया है ना, वो हमारे ही चलते हैं, वो हमारे आसपास के लोगों के कारण है। हाँ। और मुझे लगता है ये क्लियर मैसेज गर्ल्स को ज़्यादा है। बहुत ज़रूरी। मैं बीइंग अ गर्ल ये चीज़ बोल सकती हूँ कि आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे होते हो, अपने एक्स से बात कर रहे होते हो, और उनके ट्रस्ट के आधार पे वो जैसा बोलते हैं आप करते चले जाते हो, क्योंकि आपको उस समय आप रिलेशनशिप में होते हो, आपको पता नहीं होता है, फिर बाद में आपको पता चलता है कि जी हमारे साथ तो धोखा हो गया, तो कुछ भी सेफ नहीं है। इसलिए क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। मुझे वो OTP कितने तरह से पता करना है ये तो आपने पहले ही कह दिया कि आप बताएंगे, लेकिन वो आप बताएं उसके पहले मुझे आप ये बताइए कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि भाई कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और कोई बच नहीं सकता, और कोई भी आप कांड कर दीजिए तो उसको पकड़ने का कोई ना कोई तरीका भी है, और वो आपके पास है। तो जब मैं फंसती हूँ, मेरे व्यूवर्स फंसते हैं, जब हमारे साथ स्कैम हो जाता है, जब हमारी गाड़ी कमाई चली जाती है, तो वो काहे नहीं फिर वापस मिलती है? सब तो इतना आसान है आपके सुनने से लग रहा है। होता क्या है कि पहली चीज़ कि ये सिर्फ प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है, ग्लोबल है। और क्यों नहीं पकड़ पाते उसका कारण बताता हूँ। हमारे पास हर दिन जो ऑफिशियली भी कंप्लेंट आती है वो 35 से 40 हज़ार कंप्लेंट्स पर डे आती हैं गृह मंत्रालय के पोर्टल पर फाइनेंशियल फ्रॉड की। पर डे यदि 45 से 40 हज़ार आएंगे, आप सोचिए महीने में कितनी हो गई और साल में कितनी हो गई। आप किसी भी साइबर सेल में चले जाइए, एक ऑफिसर के पास कम से एवरेज 250 से 300 कंप्लेंट पड़ी है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जैसे जो होक्स कॉल वाला सॉल्व हुआ, 2 महीने लगे ना इसमें, 2-2.5-3 महीने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर हम डिपेंडेंट हैं। हमें डेटा मांगना पड़ता है, बाहर के प्लेटफॉर्म से डेटा आता है, वो टाइमली नहीं देते, कई बार वो जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं देते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं, रिक्वेस्ट बार बार जाती है, कई बार हम ऑफेंसिव ऑपरेशंस भी करते हैं। पेशेंस का गेम है बहुत ज़्यादा। इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं कि अभी गए भी पकड़ लिया, नहीं तो ये 3 घंटे की फिल्म क्या क्यों देखते हैं आप? जो कोई भी थ्रिलर देखते हैं आप, हाँ। वो सारी ताकत लगा देता है, उसके बाद क्रिमिनल को पकड़ पाता है ना।
पर पकड़ता है, उसके बाद आपको समझ में आता है कि इतना टाइम क्यों लगा। यदि वो पहले ही ऐसी आसान होता तो प्रॉब्लम यही है कि इट टेक्स टाइम एंड इट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। यदि आपके पास 40,000 कंप्लेंट पढ़े जाएंगे, इतना बड़ा बैकलॉग है कि आप हर चीज़ की प्रायोरिटी नहीं कर सकते, और उसका एडवांटेज क्रिमिनल को मिलता है। क्रिमिनल को पता है कि कहाँ कहाँ भागेंगे हमारे पीछे। दूसरा, कुछ सिचुएशन समझाता हूँ मैं आपको। जब आपके संग फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, 10,000 रुपये निकल गए या 20,000 रुपये निकल गए, आप थाने में गए लिखाने। पहले क्या होता था, गन पॉइंट पर किसी ने आपसे रोड पे 5,000 रुपये लूट लिए, उसको मैं आसानी से पकड़ लूँगा, क्योंकि वो होगा तो इसी सिटी में ना। कितना भागेगा वो? 200 किलोमीटर भाग जाएगा, 500 किलोमीटर, बल फिर भी एक रेंज में ही तो जाएगा। अभी क्या है कि वो यहाँ होगा ही नहीं, वो है ही मॉरिशस में, वो है ही दुबई में, वो है ही सिंगापुर में, और यहाँ पे लोगों को भरोसा दिला दिया उसने कि मैं यहीं बैठा हूँ। प्रॉब्लम। दूसरा, चलो आपने कहा, मुझे तो लोग जब पैसे चले जाते हैं मुझे सबसे पहले क्या बोलते हैं, सर वो अभी भी कॉल कर रहा है, अभी भी वो ऑनलाइन है, अभी भी बात कर रहा है, अभी पकड़ लो उसको जाके। अब मुझे हंसी आती है, मतलब मैं तो भाई वो यहाँ बैठ के थोड़ा कॉल कर रहा है। तो जैसे हम देखते हैं उसका सिम का किया उसको, इनके दिमाग में जो मैं कह रहा हूँ परसेप्शन हमारे दिमाग में बना हुआ है। परसेप्शन क्या बना है कि यदि किसी ने सिम लिया है तो अपने नाम पे लिया होगा। क्रिमिनल अपने नाम पे थोड़ा सिम लेता है। क्रिमिनल को हजारों लाखों सिम सप्लाई किए जाते हैं जो किसी और के नाम पे होते हैं। उसको बैंक अकाउंट सप्लाई किए जाते हैं जो किसी और के नाम पे होते हैं। तो ना बैंक अकाउंट उसका होता है, ना सिम कार्ड उसका होता है, ना फ़ोन उसका होता है। जो फ़ोन का IMEI है वो भी चोरी का फ़ोन होगा या किसी और का फ़ोन होगा। जब आपकी तीनों ही चीज़ें उस क्रिमिनल की नहीं है तो कैसे पकड़ोगे आप उसको? क्योंकि आपके साथ आपने KYC निकलवाया सिम कार्ड का, वो उड़ीसा के किसान का निकलेगा कि उड़ीसा के किसान का सिम है। तो बंदा तो उड़ीसा बैठा नहीं है, लोकेशन तो उसकी मेवात आ रही है। सेकंड, बैंक का KYC निकलवाया, वो कलकत्ता के किसी सब्जी वाले का निकला, उसका नहीं है जिसके नाम पर बैंक अकाउंट है। तीसरा, आपने मोबाइल फ़ोन का IMEI चेक किया तो पता पड़ा चोरी का है। या अब क्या मिला आपको? अकेला लोकेशन कि साहब एक लोकेशन है मेवात या दुबई। यदि दुबई मिली तो खेल वहीं खत्म हो गया, अब क्या कर लोगे आप? चलो मेवात मिल भी गई। हाँ। तो वो सिम 2 दिन मेवात चलेगा, फिर आ जाएगा यहाँ मथुरा के बॉर्डर पे दिखाई देगा, फिर वो फरीदाबाद दिखाई देगा, फिर गुड़गांव दिखाई देगा, ऐसे भागेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हॉटस्पॉट्स हैं ना बॉर्डर एरियाज में होते हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट अफेयर है। मतलब कि एक पुलिस जब एक स्टेट की इन्वेस्टिगेट कर रही होती है तो बगल वाली स्टेट की पुलिस को नहीं पता होता उस केस के बारे में। वही सिम वहां जाके यूज कर लेगा। हमारे थाने का मामला नहीं है, उस थाने का। एग्जैक्टली। तो वो उसका एडवांटेज लेता है। वो पहले 2 दिन यहाँ सिम यूज करता है, फिर 2 दिन वहां से जाके कॉल करेगा, फिर 2 दिन मूव करता रहता है। वहाँ बैठा तो नहीं रहेगा, और वो अपने घर से बैठ के नहीं कर रहा है, वो भी किसी अबंडन एरिया में बैठ के कॉल कर रहा है। सो उस लोकेशन पे तो ना बैठा रहेगा जब तक पुलिस जाएगी पकड़ने, वो तो निकल गया वहां से। सो इट इज सो फ्लेक्सिबल फॉर देम। अब सोचिए पकड़ते कैसे हैं हम? जब हमारे पास कई सारी कंप्लेंट आ जाती हैं तो हम फिर पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि ये नॉर्मली हॉटस्पॉट हैं कहाँ, क्योंकि वो भी तो बहुत ज़्यादा नहीं भाग सकते ना कि एकदम से मेवात से औरंगाबाद होना चले जाएंगे, मतलब वो होंगे आसपास ही मूवमेंट। हाँ। तो फिर ये डेटा अभी एक प्लेटफॉर्म बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चक्षु करके, जिसमें एक सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेट हो जाता है डेटा, और उसके थ्रू पैटर्न एनालिसिस होता है कि भाई ये लोग यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर वहाँ पर पुलिस अपना इंटेलिजेंस शुरू करती है, लोग भेजती है, कौन लोग हैं, कहाँ मूव, फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस निकाला जाता है, फिर रेड डाली जाती है। और जब रेड डालते हैं और उठाते हैं उन लोगों को, तो उनको ही कोर्ट में प्रूव करना है कि यही वो लोग थे जिसने वो क्राइम किया था, बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि जब क्राइम हुआ था उस समय उनके पास दूसरा फ़ोन था, अभी जो फ़ोन बरामद हो रहा है वो दूसरा है। सिम वो दूसरा था, ये सिम दूसरा है। अकाउंट दूसरा था, अभी अकाउंट उनके नाम पे है, मतलब अकाउंट तो करे नहीं, तो ऑनलाइन है सारी चीज़ें। सो फिजिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे हम ये ईजिली कंक्लूड करें। अब उनकी कोई एक ऐसी गलती होनी चाहिए जो मैप कर दे उनको, जो पिछला इंसिडेंट और इंसिडेंट में एक ही फ़ोन यूज़ कर लिया उन्होंने, या एक ही सिम यूज़ कर लिया, या बैंक अकाउंट लिंक हो गए। हाँ। यहाँ से पैसा वहाँ मूव हुआ, कुछ तो हो जिससे वो सॉलिड प्रूफ बने। तो सोचिए कितने चैलेंजेस हैं, एंड दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर इन्वेस्टिगेटर्स। तू डाल मैं पात है, जितना आगे हम बढ़ रहे हैं उससे 10 कदम आगे वो लोग ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिचुएशन आए ही ना, हमें आप तक पहुंचना ही ना पड़े, पुलिस के पास इतने केस आए ही ना, फिर उसके लिए क्या किया जाए? वो जो OTP कैसे पता करने का तरीका है, ये आप मुझे बताएं। कि आपने जो कहानियां बताई ना उससे ही बड़े सारे सवाल आ गए मन में। आपने कहा कि वो जो बच्चा था, या आप कौन सा केस बता रहे थे कि व्हाट्सएप की भी और जीमेल का भी अगला कई पासवर्ड
हम OTP, व्हाट्सएप का नहीं, जीमेल का। जीमेल का, हम 8 OTP पहले ही निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही किसी को गड़बड़ी की आशंका होती है, मुझे ही जैसे ही गड़बड़ी की आशंका होगी, मैं क्या करूँगी, अपना पासवर्ड बदल दूंगी फटाक से। अब तो नहीं पता चलेगा सामने वाले को, चल अभी तक तो जो चला गया या जो हो गया वो हो गया, अब मैं अपना पासवर्ड बदल दिया, अब मैं सेफ हो गई। तो क्या पासवर्ड चेंज करने के बाद भी वो OTP जो निकाला था वो अभी भी काम करेगा? हाँ, तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए, जब आप पासवर्ड बदलें और आपको डाउट है कि किसी ने मेरा वो जो 8 OTP तो नहीं ले लिए, जब आप दोबारा 8 OTP निकालोगे तो पिछले वाले डिस्कार्ड हो जाएंगे। ओके, हाँ, आप समझ रहे हैं स्मार्ट मूव। हाँ, आप जैसे फ्रेश 8 लोगे तो पिछले 8 चले गए, खत्म, फिर वो अप्लाई नहीं होंगे। नाउ दीज आर एप्लीकेबल। ये बहुत बड़ा मुझे की पॉइंट मिल गया फिर इस डिस्कशन से कि जब हमें अपना पासवर्ड चेंज करना है, ऐसे किसी अंदेशे के बाद जब हम चेंज करें, वैसे 3 महीने 6 महीने पे हम चेंज करें तो अलग बात है, तो OTP फिर से हम अपने पास अपना लेके रख और वो अंदेशा क्यों होगा, मैंने आपको बताया कि आप लॉग देख सकते हो, आप डिटेल्स में जाके इनबॉक्स के नीचे कि मेरा जीमेल कहाँ से लॉगिन हो रहा है। सपोज आपने अपने मोबाइल में लॉगिन कर रखा है, लैपटॉप में लॉगिन कर रखा है, आईपैड में लॉगिन कर रखा है, उसके अलावा यदि कोई भी डिवाइस दिखती है, हाँ, तो आप अलर्ट हो जाओगे, यार ये तो मेरा नहीं है, ये डिवाइस मेरा नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा दिख रहा है, एंड देन यू कैन डू ऑल दीज सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, डन। अब वो वाले पॉइंट पे हम आते हैं कि वो कौन कौन सा तरीका है जिससे OTP निकल सकता है बिना मेरे दिए। मैंने फ़ोन पे नहीं बताया, मेरे पास SMS आया, मैंने वो नहीं बताया, मुझे पता चल गया कि मेरे साथ फर्जीवाड़ा हो गया और मैं स्मार्ट बन गई, पर सामने वाला कैसे और स्मार्ट है? तो देखिए, OTP तो ऐसे भी निकलता है कि आपने फ़ोन यहाँ रखा, हाँ, और आप 2 मिनट के लिए गए कहीं बाहर और उस पर OTP आया, तो मैं देख सकता हूँ, फ्लैश होता है स्क्रीन पर। हाँ, तो उसमें एक सेटिंग्स होती है फ़ोन के अंदर जिसमें आप लॉक मोड में SMS फ्लैशिंग डिसेबल कर सकते हो कि जब फ़ोन लॉक है तो वो फ्लैश ना हो। ठीक है, आपने वो कर दी सेटिंग, आप बच गए। जो लोग नहीं कर किए हैं वो कर लें। अब फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है, हाँ, किसी ने OTP कॉल पे मंगाया, तो वो तो लॉक मोड में भी उठा लेगा फ़ोन, हाँ, सुन लेगा OTP। हाँ, तो क्या करना है कि फ़ोन छोड़ के नहीं जाना है। अच्छा, इसीलिए मैंने खूब मतलब डिटेल में बताना बहुत जरूरी होता है। मतलब ऐसे मैं सिर्फ बोल दूं कि डोंट शेयर OTP, उससे क्या होगा? डोंट शेयर OTP में पता पड़ेगा आपको कि कैसे निकला था। अब तरीकों पे आते हैं। ये तो 1-2 तरीके मैंने बताया, अब 3-4 और तरीके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक तरीका है जैसे कि कॉल मर्जिंग टेक्निक, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, वॉइस मेलिंग टेक्निक, eSIM, स्क्रीन शेयरिंग। और वो स्क्रीन शेयरिंग में कई तरीके से करा सकता हूँ। एक इल्यूजन क्रिएट करके QR कोड के थ्रू भी स्क्रीन शेयरिंग करा सकता हूँ। सो यू फील कि यार आप तो किसी और पर्पज से QR कोड स्कैन कर रहे थे, बट इवेंचुअली यू एंड अप शेयरिंग योर स्क्रीन। तो क्रिमिनल मल्टीपल स्टेप भी यूज़ कर सकता है। ऐसा मत सोचना कि जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों को बोलते हैं कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं, ये टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क करके 3 ऐप्स हैं, क्विक सपोर्ट इंस्टॉल कर लीजिए। तो लोगों को लगता है क्विक सपोर्ट तो सपोर्ट के लिए कोई ऐप है तो इंस्टॉल कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं कि क्विक सपोर्ट करता क्या है। क्विक सपोर्ट ऐप आपके फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर देता है, तो सामने वाला देख सकता है कि आपके फ़ोन पे अब क्या हो रहा है। तो OTP आएगा तो देख लेगा। आपसे कुछ करा रहा है एक्टिविटी, 1 रुपये ट्रांसफ़र कीजिए, तो 1 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए आप सारे अपने कार्ड डिटेल वगैरह भर रहे होगे, तो वो देख रहा है, वो पैरेलली कार्ड डिटेल वो भी भर रहा है, और आपसे पहले वो OTP मंगाएगा, वो OTP फ्लैश करेगा और डालेगा और पैसा निकल जाएगा। तो आप किसी के कहने पर भी कोई एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करें। ये 3 मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क एंड टीम व्यूअर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। दूसरा जो मैंने बहुत ये तरीके बताए, कॉल मर्जिंग कैसे काम करती है कि सपोज़ कि आप मेरी दोस्त हैं, आपको एक कॉल आ जाता है कि शालिनी जी एक इवेंट है प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में, एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट यू, एंड देयर इज़ अ फायरसाइड चैट बिटवीन यू एंड अमित जी, एंड वी हैव इनवाइटेड हिम एज वेल। अब उसने अमित का नाम ले लिया तो आपको थोड़ा भरोसा हो गया, तो आपने कहा ठीक है बातचीत शुरू करते हैं। और 20 सेकंड के बाद बोलेगा शालिनी जी आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए तो हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं। अब आपको एक पैरेलली कॉल आ रहा है, यू आर ऑलरेडी टॉकिंग टू दिस क्रिमिनल, उसी बीच आपको एक कॉल आ रहा है और आप कहोगे यार ये अमित का नंबर तो नहीं है, नहीं ये उनका VIP नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी बात करते हैं ना, क्लोज करते हैं। आपको थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाएगा और आपको जैसे उसने बोला VIP नंबर तो आपको लगेगा थोड़ा सा यार मेरे पास उसका VIP नंबर नहीं है, थोड़ा सा ईगो हर्ट हो और आपने मर्ज कर दिया। वो जानबूझ के ऐसा बोला उसने कि आपका ईगो हर्ट हो। जैसे आपने कॉल मर्ज किया, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा या आपका गूगल हैक हो जाएगा या पैसे भी निकल सकते हैं। क्यों? आपने कोई OTP तो नहीं दिया, कोई QR कोड स्कैन नहीं किया, कोई लिंक क्लिक नहीं किया, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं की। आप नोटिस कर पाए क्यों हुआ?
नहीं। वो जो दूसरा कॉल उस समय आया आपको, वो आपके OTP का कॉल था। आजकल हम OTP कॉल पे भी मंगा सकते हैं। हाँ। पहले सिर्फ SMS पे आते थे, नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल, करेक्ट। मैं आपके WhatsApp का OTP कॉल पे मंगाता हूँ, तो वो आपको आएगा कॉल पे। मैं ऑलरेडी आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ, और वो OTP वाला जो कॉल आया वो आपने इस कॉल पे मर्ज कर दिया, तो मुझे भी सुनाई दे जाएगा OTP जो बताया जाएगा। पर मुझे भी तो सुनाई देगा। आपको भी सुनाई देगा, पर अच्छा, जब तक आपको रियलाइज होगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों नंबर बोल रहे हैं, तब तक तो मैं अप्लाई करके आगे बढ़ जाऊंगा ना। आपके पास इतना समय नहीं है ना। उसने एक नंबर बोला 4586, हाँ। और मैंने तड़ से अप्लाई किया, और आपको लगा अमित क्या नंबर बोल रहा है, तब तक तो हो गया खेल। इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आप देख रहे हो, गलती तो ऐसे होती है, OTP निकल गया। हाँ। तो इसको बोलते हैं कॉल मर्जिंग टेक्निक। यदि आपको 2 अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं, तो आपने कॉल मर्ज नहीं करना है। ये कहीं लिखा पड़ा नहीं है इसके पहले, मैंने तो नहीं कहीं नहीं लेकर बताएंगे, तो हम बता रहे हो ऐसी किताबों में चीजें नहीं होती। हाँ। फिर होती है एक टेक्निक, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। कि आपके नंबर से मैं कॉल डायल करवा दूं, तो आपके कॉल कंडीशनली क्रिमिनल को फॉरवर्ड होने लगेंगे। यदि आपके कॉल कंडीशनली फॉरवर्ड होने लगे, तो आपके OTP भी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब मैं कैसे फॉरवर्ड कराऊंगा कॉल, इसके लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। इतना सिंपल भी हो सकता है कि आप कनॉट प्लेस पे घूम रहे हो और एक बच्चा आए कि मैडम वो आपका, मैं मुझे एक फ़ोन कर दूं, और मैं तो वो आपने दे दिया फ़ोन उसको, और उसने एक कोड डायल कर दिया *62* मोबाइल नंबर हैश, और वापस कर दिया थैंक यू सो मच। आप भी खुश हो, आपने तो एक कल्याण का काम कर दिया। हाँ। और उसके बाद आपके पैसे निकलने शुरू हो गए। आप कोई ऐसी हेल्प करनी है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ना करें, आप खुद डायल करें जो नंबर, और स्पीकर फ़ोन पे बात कराएं। डोंट गिव योर फोन टू समवन। फोन तो आप कभी मत दें। लोग दे देते, मैंने देखा। और तो और छोड़िए, मैं कई सारे ऐसे साइबर कैफे नहीं होते हैं जो, वहाँ पे जाता हूँ, तो लोग जाते हैं अपना, साहब ये प्रिंट आउट निकाल देना, हाँ अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड बताओ, और वो बता देते हैं। हाँ, क्योंकि उनके हिसाब से वो इतने आम आदमी है कि कुछ उनको ये नहीं पता कि इसी ईमेल पे उनके बैंक का भी OTP आता है। हाँ। और ये बंदा गड़बड़ भले ना करे, इसके यहाँ 4 लोग आ रहे हैं, 25 लोग काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं सब। नहीं, उनको ऑलरेडी लॉग्ड इन जीमेल मिल गया आपका, वो कुछ हरकत कर लें आपके खिलाफ, या कल के दिन वो डेटा ही लीक हो जाए कहीं, बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो अपना पासवर्ड ऐसे नहीं ओपनली सबको बताते हैं। पहली चीज़ तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ 3 जनरेशन को हम टारगेट कर रहे हैं। एक जनरेशन बोलेगा यार ऐसे कौन करता है, भैया करते हैं। मैंने देखा है कि तक कौन अपना ऐसे पासवर्ड बता देता है, क्योंकि नहीं पता उनको कि ये चीज़ किस तरीके से उनके खिलाफ यूज हो सकती है। यदि मुझे आपका जीमेल लॉग्ड इन मिल गया, तो मैं बहुत सारी खतरे क्रिएट कर सकता हूँ आपकी लाइफ में। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो अपना जीमेल क्रिएट ही किसी और से करवाते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बेसिक हाइजीन है मेरे ख्याल से जो यहाँ पर कन्वे होना चाहिए। तो कॉल फॉरवर्डिंग ऐसे भी हो सकती है। दूसरा, एक भाई साहब थे लॉकडाउन के बाद ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सूरत जा रहे थे फ्लाइट में, तो VIP लॉन्च में थे और एक लेडी आई उनके पास कि मुझे एक फ़्लाइट पकड़नी है और मेरा फ़ोन डेड हो गया, आई हैव टू इन्फॉर्म माई पेरेंट्स अर्जेंटली टू सेंड मी पिकअप, तो कैन आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़। तो उन्होंने अपना आईफोन अनलॉक करके दे दिया। उसने नंबर डायल किया, थैंक यू सो मच, वो चली गई। उसके बाद भाई साहब लैंड किए तो उनके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी को बोला यार ये पैसे वैसे क्यों निकल रहे हैं, मेरा सिम बंद करा दो। उन्होंने सिम बंद करा दिया तो पैसे और निकल गए। क्योंकि आपको पता नहीं कि अभी कॉल फॉरवर्ड क्यों हो रही थी आपकी, क्योंकि आप अनरीचेबल थे। यदि आप सिम बंद करा दोगे तो सारे कॉल उसको जाएंगे, क्योंकि आपने तो कॉल फॉरवर्डिंग सेट कर रखी है। ओके, कॉल तो सिम तो बंद करना ही नहीं है सिचुएशन में, अब तो कॉल रिसीव करनी है। अब तो ऑन करके बैठो कि कोई भी कॉल आएगी तो तुरंत रिसीव खुद करो ताकि वो आगे ना जाए, क्योंकि यदि आप रिसीव नहीं करोगे तो आगे चली जाएगी ना, बिकॉज यू आर अनरीचेबल। अभी आपने खुद ही अपने आप को अनरीचेबल बना लिया। तो एक यदि आपको नहीं पता ना कि सिम्टम का कारण क्या है, तो आप गलत डिसीजन भी ले लोगे एंड यू विल एंड अप लूजिंग मोर मनी। कॉल फॉरवर्डिंग हटाने के लिए कोड है, वो डायल कर दो, कॉल फॉरवर्डिंग हट जाती है। लेकिन इससे बहुत लोग लुटे। अभी गुड़गांव में लगातार डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक से। उनको कॉल आया दिवाली के पहले कि आपके फार्मा कंपनी से बोल रहे हैं आपके लिए गिफ्ट है। तो उन्होंने कहा भेज दीजिए। नहीं कॉस्टली गिफ्ट है, इसके लिए आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि वो कुछ टैक्सेशन का इशू है। बोले हाँ दे दी परमिशन। बोले नहीं ऐसे नहीं परमिशन ले सकते, आपकी सर्वर से एक SMS आएगा, उसमें कोड होगा, वो डायल कीजिए तो सर्वर पे आपकी परमिशन रिकॉर्ड हो जाएगी।
बोले ठीक है। आया एक SMS, उसमें कोड था वही *401* मोबाइल नंबर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट मोबाइल नंबर ही इज़ यूजिंग, क्योंकि हर एक ऑपरेटर का अलग कोड होता है। तो रिलायंस होगा तो अलग होगा, BSNL अलग होगा, वोडाफोन का अलग होगा, एयरटेल का अलग होगा। तो उसने वो नंबर डायल कर दिया और उसके बाद उनके व्हाट्सएप हैक होने शुरू हो गए। तो आप कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक ही कई तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। बेसिकली जो आपने समझा इस कहानियों में कि आपने कोई नंबर किसी के कहने पे डायल नहीं करना है, बस, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में आ जाए। करेक्ट? मैं तो ये सीख रही हूँ कि फोन ही नहीं यूज करना है। कितना याद रखूंगी, कितना बच के चलूंगी, फोन ही छोड़ दो। हाँ, नहीं वो तो कर नहीं पाएंगे अब हम, उस जिंदगी में हम बहुत आगे आ गए। फोन छोड़िए, फोन 2 घंटे नहीं छोड़ सकते। हाँ, मतलब washroom में इतना भी अब तो सब इतना लेके जा रहे हैं। डिपेंडेंट हो गए हैं हाँ, कि वो हवा पानी जैसी चीज बन गई कि हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहिए। 10 रुपए भी जेब में नहीं रखते हैं आप तो, यूपीआई हाँ, यूज हाँ, कर रहे UPI हैं। बिल्कुल बिंदास 10 रुपए, निकल 20 जाता रुपए, 50 रुपए तो होने ही चाहिए। नहीं बिल्कुल। होते अभी मैं किसी के निकल रहा हूँ, पास। किसी दूसरी सिटी में जा रहा हूँ और आपने बिल्कुल सही बोला, मेरी जेब में एक नहीं पैसा होगा। नहीं है। क्योंकि हम इतना रिलैक्स नहीं, ठीक है हो जाएगा अरेंज, हाँ, वरना हम पूरी प्लानिंग के से जाते थे। तो कई सारी चीज़ें अननोइंगली हम लोगों ने डिपेंडेंसीज क्रिएट कर ली हैं, और ये जो डिपेंडेंसीज हैं इसका फ़ायदा क्रिमिनल उठा लेते हैं। उसको पता है कि अर्जेंसी है, उसको पता है कि ये कहाँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कैब ड्राइवर्स जो QR कोड पर पेमेंट लेते थे उसके थ्रू फ्रॉड हुए। तो अब आप उस समय डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हो, एयरपोर्ट फ्लाइट में, और आप उस समय तो ना चेक बैलेंस देखते हो कि हाँ, उसने नहीं मुझे तो इतना दिख रहा है, आपने कहा इतना दिख रहा है, और ऐसा लड़ाई हुई, और आपने कहा ठीक है अभी कर देते हैं पेमेंट। तो ऐसे हुए बहुत सारे लोगों ने। तो ये जो अर्जेंसी और डिपेंडेंसी है, दैट इज एक्सप्लॉइटेड बाय क्रिमिनल्स। तीसरा जो तरीका है वो है वॉइस मेलिंग टेक्निक। यदि आपने अपने फ़ोन में वॉइस मेल इनेबल कर दिया तो कोई आपको कॉल करे और आप नहीं उठा पा रहे हो, बिजी हो, तो वो एक मैसेज रिकॉर्ड कर देता है। वो बीप के बाद मैसेज रिकॉर्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली। यदि क्रिमिनल वो वॉइस मेल इनेबल करा दे आपका, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं सर ऐसे कैसे करा देगा, कोई कैसे करा देगा। मैं इतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, वरना लोग करके मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे। मैं सिर्फ सिम्टम्स हिंट दे रहा हूँ। कई बार मैं जानबूझ के 30% चीज़ें छुपानी पड़ती हैं, वरना लोग पुलिस के कॉल आ जाते हैं, सर क्या कर रहे हो आप। नहीं, वरना पॉडकास्ट हमारा देखना शुरू क्रिमिनल्स करना कर देंगे। और वो इसलिए, लेकिन मैं हिंट दे रहा हूँ कि देखिए हाँ, करा सकता है, कैसे होता है वो अब जो जानने वाले वो समझ जाते हैं। हाँ, और यदि उसने कराया तो पासवर्ड उसको पता है, तो वो क्या करेगा कि आपके बिहाफ पे आपके नंबर से वॉइस मेल इनेबल करा देगा। उसके बाद वो OTP मंगाएगा कॉल पर। वो OTP आपके वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप उठा नहीं पा रहे हो फ़ोन, आप बिजी हो, या वो आपको बिजी कर देगा। वो एक नए दूसरे नंबर से फ़ोन लगा के मैडम ऐसा 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 करके बिजी करेगा। उसी समय OTP आएगा कॉल पर, चूँकि आप ऑलरेडी मेरे संग कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो वो OTP आपके वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब मैं चूँकि मैं नहीं इनेबल कराया था, मुझे पासवर्ड पता है, तो आई लिसन दैट OTP, मैं अप्लाई कर दूंगा। तो ये एक और तरीका है। ऐसे तरीके हैं जो कई सारे ऑपरेटर्स ने फिक्स भी किए हैं। कई बार ये अभी भी मिसयूज हो जाते हैं, नई नई वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं। फिर आपका स्क्रीन शेयर सिर्फ गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम के थ्रू भी हो जाता है। मतलब जो मैं अभी एप्लीकेशन बोल रहा था कि क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीमवेयर, वो तो है ही, पर इसके अलावा भी कई लोग कहानियों में ऐसा फंसा लेते हैं आपको कि मैडम मैं आपको सपोर्ट देता हूँ, एक काम करता हूँ ना, प्रॉब्लम आ रही है ना आपके फ़ोन में, या ये नहीं हो पा रहा ना, एक काम कीजिए, आपको मैं गूगल मीट का लिंक भेजता हूँ, आप जरा स्क्रीन शेयर कीजिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं यही फिक्स कर दूंगा। आपको लगता है तो हेल्प कर रहा है, सो यू एक्सेप्ट दैट गूगल मीट, शेयर योर स्क्रीन ऑन योर मोबाइल फ़ोन, और उसमें एंगेज हो जाते हो जो वो करा रहे हैं। वेबसाइट ये खोलिए के लिए, तब तक OTP आते हैं और निकल गया पैसा। तो आपने किसी के भी कहने पर स्क्रीन शेयर नहीं करनी। मैं तो ये भी करूँगा कि इस तरह के जो वेब कॉल्स होते हैं मोबाइल से ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वेब कॉल आप मोबाइल से करते हैं तो अननोइंगली भी कई बार लिंक क्लिक कर देते हैं। हाँ, और उसके बाद कर लिया और फिर स्क्रीन शेयर हो गई तो गड़बड़ हो सकती है। तो जब आपको वेब मीटिंग ज्वाइन करनी है तो प्रेफर अ लैपटॉप, क्योंकि उस पर OTP तो नहीं आएगा कम से कम। मोबाइल इज़ वेरी रिस्की थिंग, मतलब मोबाइल को आप इतने लाइटली यूज़ कर लेते हैं ना। आप वो थोड़ा सा जुडिशियल मैटर, इसलिए अभी मैं नहीं जाऊँगा। एक जज साहब के संग हो गया था, वो ऑनलाइन वो कर रहे थे हियरिंग, और बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक स्क्रीन शेयर हुआ। तो कई बार आप, चूँकि इतना हम लोग टेक सेवी नहीं है, एंड वी आर एंटरिंग इनटू दिस जोन अगेन, द जनरेशन दैट वी आर इन, वो गलतियाँ करती है, और उस चक्कर में वो
स्क्रीन शेयर हो गया, कुछ पर्सनल डिटेल निकल गए, कुछ भी हो गया, दिख गया सामने वाले को, दैट बिकम्स अ न्यूसेंस पेन, बिकॉज वो आपका फ़ोन है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते किसी को पता पड़े। तो थोड़ा सा उस जगह पर मैं वार्न करना लोगों को कि अवॉइड वेब कॉल्स ऑन मोबाइल फ़ोन। क्या ये तो मैं एक दूसरा जो मेरे दिमाग में बचने का तरीका है या जो मैं अपनाती हूँ पर्सनली, मैं वो शेयर कर रही हूँ कि अगर मैंने 2 अकाउंट रखे हैं, बैंक अकाउंट या 3 अकाउंट रखे हुए हैं, एक में लेट से मैंने 2 लाख रुपए डाले हुए हैं, दूसरे में मैंने 5 लाख रुपए डाले हुए हैं, और एक ऐसा अकाउंट है जिसमें मैं मात्र 10,000 रुपये रखती हूँ। अब मुझे कहीं भी अगर UPI पेमेंट करना है तो मैं 10,000 वाले से कर रही हूँ, या अगर मुझे कहीं कार्ड स्वैप करना है तो मैं इस वाले अकाउंट से कार्ड स्वैप कर रही हूँ। तो क्या मैं ये 10,000 रुपये ही खोऊंगी, या वो जो 2 लाख और 5 लाख अलग मैंने रखे जिसको मैं कभी यूज़ ही नहीं करती, जिसका मेरे पास डेबिट कार्ड है ही नहीं, मैंने कभी क्रेडिट कार्ड उस अकाउंट का मतलब कोई लिंक नहीं है, लेकिन क्या वो भी जा सकता है? आई जस्ट रिपीट माई स्टेटमेंट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इसका आंसर क्यों एक लाइन में नहीं दे रहा। मैंने क्या बोला था कि क्रिमिनल कभी आपकी डिवाइसेस हैक नहीं करेगा आप तक पहुंचने के लिए, क्रिमिनल हमेशा आपको हैक करेगा आपकी डिवाइसेस तक पहुंचने के लिए। और एक बार उसने आपको हैक कर लिया तो फिर आप 10 अकाउंट में पैसे रखो, निकाल लेगा। एग्जाम्पल, डिजिटल अरेस्ट के केसेस देखे आपने? हाँ। 7 करोड़, 15 करोड़, 3.5 करोड़ ऐसे निकले लोगों के। 50 लाख 60 लाख तो एवरेज था, पर निकले तो करोड़ों में भी है। हाँ। वो एक अकाउंट में नहीं थे, वो उनके 3-4 अकाउंट में थे। हाँ। हर अकाउंट का पूरा पैसा उन्होंने सामने वाले के अकाउंट में खुद ही ट्रांसफर किया है, और एक दिन में नहीं किया है, 3-3, 4-4 दिन, 7-7 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड थे वो लोग, और पढ़े लिखे बाकायदा, और सारे पढ़े लिखे थे। हाँ। अब आप कहिए कि एक अकाउंट में मैं 10,000 रखूं तो रख लो। यदि आपका ब्रेन ये कन्विंस हो चुका है हाँ। कि सामने वाला पुलिस ऑफिसर ही है या लीगल ऑफिसर ही है या जुडिशियल ऑफिसर ही है, तो फिर आपने तो वही करना है ना जो वो कराएगा। ठीक बात। आपको तो वहां कॉन्शियस होना था ना, जब आप क्यों नहीं जीते। हाँ। तो आप कितना पिन लगा लें, जैसे लोग कहते हैं ना पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, रख लो पासवर्ड कॉम्प्लेक्स। यदि आप ही देने वाले हो फिशिंग लिंक पर तो हाँ। कितना भी कॉम्प्लेक्स होगा। अभी मैं आपको अभी आई है मुझे एक मैसेज, जब मैं बाहर बैठा था रिसेप्शन पर, कि लोगों को फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं कि आपके, लोगों को यूट्यूब पे भी आते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल पर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई हैं जो इलीगल हैं, और बड़ी अच्छी लीगल लैंग्वेज में होगा, मतलब वो पढ़ के आपको नहीं लगा कि ये कोई ऐसी मैसेज भेज रहा है, सेक्शन वैक्शन भी बताया गया है। तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो सेक्शन होगा यूएस का कि वो इसके खिलाफ, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आप, ये आपका लास्ट वार्निंग है, आप तुरंत इस लिंक पर क्लिक करके वेरीफाई कीजिए कि ये आप ही का अकाउंट है, अदरवाइज ये अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब वो लिंक भी दिखा दूंगा मैं आपको, भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, मुझे खुद आ चुके हैं ना, इसलिए है ना। मैं जानती हाँ, हूँ। वो मैं लिंक आपको भेजूंगा, तो पूरा लिंक लोग पढ़ें। तो स्टार्ट होता है फेसबुक से, यदि फेसबुक का है तो फेसबुक हाइफन लीगल हाइफन फलाना हाइफन, फिर डॉट करके एक वेबसाइट का नाम होगा, फिर डॉट सम एक्सटेंशन, अजीब सा एक्सटेंशन XYZ करके, फिर स्लैश ब्ला ब्ला ब्ला। कोई पूरा पढ़ता नहीं है, बस फेसबुक लीगल पढ़ा, हाँ ऐसे होता है। फोटो बनी रहेगी, वो फोटो प्रॉपर फेसबुक जैसी ही होगी, सब कुछ होगा। तो अब आप यदि उस लिंक पर क्लिक करके ही लॉग इन कर रहे हो और फेसबुक का पासवर्ड आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर रखा है या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटेड भी, तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ। आप उसमें पासवर्ड भी डाल रहे हो, उसमें OTP भी डाल रहे हो, तो जाएगा ना अकाउंट आपका। सो पॉइंट इज दैट आई कैन आस्क, बड़ी सिंपल तरीका है। मैं भी, लोग आते हैं साइफर सेफ्टी अवेयरनेस वाले कि सर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लीजिए, हाँ साहब कर लीजिए, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, उससे क्या होने वाला है? यदि आप, हम खुद ही दे रहे हैं। पहले मैं बताऊं कि वो लेगा कैसे आपका पासवर्ड। वो पासवर्ड आपका ऐसे लेगा, आपको पहले डरा के एक RTO ऑफिस, लालच देके, RTO, हाँ मतलब RTO ऑफिस का लिंक भेजा, पासपोर्ट ऑफिस का लिंक भेजा, गूगल का लिंक भेजा, फेसबुक का लिंक भेजा, लुक अलाइक, एंड देन यू गेट। आपको पहले समझना होगा कि डरा के, लालच दे के, धमका के वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो लिंक है या QR कोड है या एप्लीकेशन है, यही 3 ही होंगी, या फिर वो OTP चाहिए उसको, और वो OTP को OTP कभी नहीं बोलेगा। मैडम सिक्योरिटी कोड आया होगा आपको, हाँ। मैडम वेरिफिकेशन कोड आया होगा आपको, हाँ। वो OTP नहीं बोलेगा, क्योंकि आपको बताया गया OTP नहीं देना है। हाँ, ट्रू। तो आपको लगता है ये तो वेरिफिकेशन कोड है, ये तो ना OTP है। हाँ, मेरे केस में तो प्रलोभन वाला मामला था। मैं आपको बताऊं, अच्छा ये कितने स्मार्ट होते हैं वो मैं भी सोच रही थी। मैंने फेसबुक वेरीफाई करने के लिए रिक्वेस्ट डाली। अब एक तो होता है जो आप परचेज कर लेते हैं, ब्लू टिक, तो मैंने वो नहीं,
जो नॉर्मल तरीके से होता है कि भैया हम तो मीडिया वाले हैं तो हम अपने आर्टिकल्स और इसके लिंक देंगे सब कुछ, तो मैंने वेरिफिकेशन के लिए डाला। अब फेसबुक उसको तुरंत अगले दिन तो वेरीफाई करेगा नहीं, वो पूरा चेक करते हैं, देखते हैं, उसमें समय लगता है। अब मैंने आज वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाली और थोड़े 2 घंटे बाद ही मेरे पास मेल आ गया कि जी आपका अकाउंट तो वेरीफाई हो जाएगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। अच्छा, मैंने बहुत से चूंकि केसेस सुने हुए, मैं खुद बड़े वीडियोस इसके ऊपर बनाती रही हूं। आपने इससे पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ। आपने इससे पहले गूगल पे सर्च किया था क्या कि हाउ टू वेरीफाई फेसबुक? नहीं, नेवर किया था। यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा था आपने? नहीं। यदि आपने नहीं देखा था और आपने फेसबुक को सीधे ये प्रोसेस फॉलो किया, हाँ। तो क्रिमिनल को कैसे पता पड़ा कि आपने अभी किया है? अच्छा, मैंने तो इसलिए भी सर्च नहीं किया। इसका मतलब समझे, मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ जो आप पब्लिक समझ जाएगी। खतरा तो ये है ना। कैसे पता चला? आपने पेटीएम पर अपना केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट किया और आपको एक कॉल आ जाता है क्रिमिनल का कि आपका केवाईसी ड्यू है, मैं पेटीएम से बोल रहा हूँ, तो आप उस पर भरोसा करोगे ना? हाँ। आपने तो किसी को बताया भी नहीं था। आप कोई इंश्योरेंस कंपनी का कुछ आप काम कर रहे थे और अचानक से कॉल आता है कि आपका इंश्योरेंस नंबर यही है ना, प्रीमियम नंबर यही है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ यही है ना, आपका पैन कार्ड यही है ना आपका, आप भरोसा करोगे ना? जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उसमें जब आपका पैसा जाता है तो कंक्लूजन क्या होता है कि आपने एक गलती की, इसलिए लायबिलिटी आपकी है, बैंक कुछ नहीं देगा आपको, यही कंक्लूड होता है। कोई ये नहीं देखता कि इस गलती से पहले एक और भारी गलती हुई है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड क्रिमिनल का पहला अटेम्प्ट नहीं होता, वो यूपीएससी का 3rd अटेम्प्ट होता है जिसमें वो 2 बार रिहर्सल कर चुका है। हाँ। पहले अटेम्प्ट में उसने ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकली उसको? आप फेसबुक वेरिफिकेशन के लिए इच्छुक थे, या आप केवाईसी के लिए इच्छुक थे, या आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे थे, ये इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल को कंफर्म होती है, तब वो आपको टारगेट करता है। दैट बिकम्स इजी। वही मैं बता रहा हूँ। कैसे हुआ नहीं बता रहा हूँ कैसे होती है, उसके 4-5 तरीके बताऊंगा मैं आपको कैसे निकलता है। हाँ। लेकिन ये जानना जरूरी है, क्योंकि यदि हम पहले ही बचा लें 4-5 तरीके जिनसे वो इन्फॉर्मेशन निकलती है, तो शायद वो सेकंड अटेम्प्ट वाली गलती नहीं होगी। वो गलती इसीलिए तो हुई ना क्योंकि हमने ये सोच ही नहीं पाए कि यार ये चीज क्रिमिनल तक पहुंच भी सकती है। तो पहले मैं बता दूं कि मेरे पास भी स्टोरी है, आप कंप्लीट कीजिए फिर मैं बताऊंगी। हाँ, तो एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद आप पहले स्टोरी बताना, फिर बताऊंगा। इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। दरअसल हम सब हैक हो चुके हैं और हमारा डेटा ऑलरेडी बाहर है। अब आपको चेक करना है कि आप कितनी बार हैक हो गए और आपका डेटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। तो एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com, HAVEIBEENPWNED.com। उस पर जाएं, अपना ईमेल आईडी डाल दें, वो बता देगा कि आपका पासवर्ड, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके बहुत सारे एड्रेसेस, लोकेशंस वगैरह कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। अब ये जो डेटा गया ये आपकी गलती से नहीं गया। बहुत सारी जगह जहाँ ये डेटा था वो सर्वर हैक हुए, और वो जब सर्वर हैक होते हैं तो वो डेटा लीक होकर डार्क वेब पे चला जाता है, और वो ये जो वेबसाइट है सिर्फ उस डेटाबेस में ढूंढ के बता रही है कि अरे आपका तो डेटा यहाँ पड़ा हुआ है। तो जब क्रिमिनल ये प्रिपरेशन करता है वो इन सारे लीक डेटाबेसेस में ढूंढता है कि आपके क्या क्या डिटेल पड़े हैं, और वो निकाल के रेडी होकर बैठता है, वो रेकी करके बैठता है ना। पहले उसके पास ऑलरेडी आपके पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल सब होते हैं। वो फ़ोन पर कभी आपसे पासवर्ड नहीं मांगता, वो सिर्फ OTP लेना चाहता है। किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड में ऐसा हुआ कि उसने पहले कहा कि मैडम पहले पासवर्ड बता दीजिए, आपने कहा लिखिए ना, अरे मैडम ये अल्फ़ाबेट है कि न्यूमेरिक है, नहीं ये कैपिटल है स्मॉल है। आप किसी को भी पासवर्ड बताएंगे तो 2-3 मिनट लग जाएगा पासवर्ड बताने में। हाँ। क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मोस्ट ऑफ द केस में हमें पासवर्ड याद ही नहीं है आज के टाइम। हाँ। तो वो पासवर्ड लेने का झंझट लेगा नहीं। वो कभी इतने क्राइम हो रहे हैं, कभी किसी ने पासवर्ड नहीं मांगा आपका, और फिर हम कहते हैं पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रख लीजिए। हाँ। अरे कितना भी कॉम्प्लेक्स रख लेंगे जब उसने कहीं और से निकाल लेना है, क्योंकि मेरे से तो मांगा नहीं था। हाँ। तो पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है, वो सिर्फ आपका OTP लेना चाहता है। और यदि OTP भी पहले से स्टोर्ड होता तो वो भी होता उसके पास, क्योंकि OTP उसी समय जनरेट होता है, इसलिए वो डिपेंडेंट है आप पे कि वो तो उसी समय ले पाएगा। तो ये जो लिंक है ये जानना बहुत इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्लेम करते हैं कि मेरा पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए, RBI की गाइडलाइन कहती है कि 3 दिन के अंदर आपने बैंक को कंप्लेन कर दिया तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी। पर आता नहीं, 99% लोगों का पैसा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इस लॉ में कैच है। कैच ये है कि गलती जिसकी लायबिलिटी उसकी, पर गलती तो आप ही की होती है।
आप ही कोई लिंक क्लिक करते हो, आप ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो बैंक कहता है चूंकि आपने गलती की इसलिए लायबिलिटी आपकी है, हम कुछ नहीं देंगे आपको। पर अब इस चीज़ को थोड़ा डीप डाइव करते हैं। गलती पूरी कभी आपकी नहीं होगी, आधी मैं मान सकता हूं। जब आपने OTP दिया तो पासवर्ड नहीं दिया आपने, और पासवर्ड सिर्फ 2 ही लोगों के पास था, या तो आपके पास था या बैंक के पास था। यदि आपने नहीं दिया तो क्रिमिनल तक पासवर्ड पहुंचा कैसे? तो गलती किसकी है? बैंक की भी यदि आपको इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आता है और वो बोलता है कि आपका इंश्योरेंस नंबर ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका एड्रेस ये है, पैन कार्ड ये है, लास्ट प्रीमियम ये था आपका, ये सारी डिटेल या तो सिर्फ आपको पता थी या इंश्योरेंस कंपनी को पता थी। हाँ, जब उसने आपको ये सारी डिटेल दी, उसके बाद आपने उस पर ट्रस्ट किया एंड यू फॉलोड कि अरे आपका डिविडेंड पड़ा है, 5 लाख का क्लेम कर लीजिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, आ जाएगा, एंड यू फॉलोड। यू डिड मिस्टेक, बट आपने मिस्टेक तब की जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई जो सिर्फ आपको पता थी या इंश्योरेंस कंपनी को। तो गलती किसकी? पॉइंट है। हाँ, ये इतनी सी बात है, यदि आप इसको लेकर अड़ गए तो लायबिलिटी सामने वाले की होगी और पैसा आपका पूरा वापस आएगा। इंटरेस्टिंग। हाँ, थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ता है हर केस। देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार सिचुएशन ऐसी हो, गलती आपकी वजह से भी निकलेगा, हाँ, पर कई बार आपकी कोई गलती नहीं है तब भी होता है और फिर आप परेशान हो रहे होते हो। सो माई पॉइंट इज दैट हमें हर एंगल से देखना होता है, पर लोग इतना डीप डाइव करते नहीं, पुलिस भी नहीं करती। पुलिस भी सुपरफिशियली देख लेती कि हाँ भाई दिख ही रहा है कि इसने एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी। अच्छा, अब आते हैं इस चीज पर कि अभी करंट कंटेम्प्रेरी अटैक वेक्टर्स हैं कौन कौन से, उनसे बचा कैसे जाए। पैसा मेनली देखिए, हम फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर ही कंसर्न होते हैं, वरना ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया क्राइम भी है, इम्पर्सोनेशन है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, जिसमें आपको रेपुटेशनल लॉसेस होते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हो, आपके नाम पर कुछ हो रहा है, क्लोन पेजेस बन गए, किसी ने आपके पिक्चर का यूज़ करके कुछ कर दिया, बहुत कुछ होता है। सो बिकॉज टुडे वी आर रिस्ट्रिक्टिंग टू फाइनेंशियल फ्रॉड। कभी हम बाद में सारे दूसरे क्राइम भी डिस्कस कर लेंगे और उनसे कैसे बचना है। हाँ। और मैं ये भी बताऊंगा कि पकड़ना कैसे, क्योंकि मैं विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल सेशंस लेता हूँ कि क्रिमिनल को तो हम यूँ पकड़ सकते हैं, जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो आपसे बच के नहीं भागेगा, उसको तो हम वहीं पकड़ देंगे। अच्छा। तो टेक्निक बताते हैं और हम पकड़ते भी। हाँ। लेकिन टुडे वील फोकस, तो QR कोड से निकल सकता है पैसा। ऐप हमने इंस्टॉल कर ली, लिंक क्लिक कर दिया, OTP या वाईफाई, ये 3-4 कंटेम्प्रेरी अटैक वेक्टर्स हैं। QR कोड का प्रॉब्लम ये है कि QR कोड हम बहुत जगह यूज़ करने लगे हैं। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज तो QR कोड, वाईफाई कनेक्शन तो QR कोड, बोर्डिंग पास तो QR कोड, मूवी का टिकट तो QR कोड, होटल का मेनू कार्ड तो QR कोड, पेमेंट तो QR कोड है ही। तो कई बार हम एडवर्टीजमेंट भी QR कोड है, एंड यू कीप स्कैनिंग QR कोड। होटल में गए, QR कोड फट से देखा, कर लिया स्कैन। आपको कैसे पता कि ये सेफ है अनसेफ है? होटल में लगा है तो होटल वालों ने बस, लगाया होगा। पर उस पर तो कोई चेंज भी कर सकता है ना। एक जर्नलिस्ट आया मेरे पास, बोला आप एक साथ 50-60-100 लोगों को हैक कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ। बोले कैसे? चलो मेरे साथ। मैंने कहा एक होटल में अभी इवेंट है मेरा, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट था, उसका लोगो लगाया मैंने, QR कोड प्रिंट लिया, ऊपर लिख दिया फ्री वाईफाई। 4 प्रिंट आउट निकाले, मैंने हॉल में लेके गया एक अपने 5 स्टार होटल के, मैंने कहा 2 यहाँ लगाओ, 2 यहाँ लगाओ। उसने लगा दिया प्रिंट आउट। सेशन के बाद मैं नीचे उतरा, मैंने लैपटॉप खोल के दिखाया, मैंने कहा 16 लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। माय गॉड, फ्री वाईफाई के चक्कर में कुछ भी कर लिया किसी ने। हाउ डू यू नो कि ये इसी कंपनी का है? 1-2 तो उसी कंपनी के लोगों ने कर लिया, क्योंकि आप किसी से पूछ ही नहीं रहे हो यार ये तुमने लगाया या किसी और ने लगाया। हमने सिर्फ लोगो देखा, हो सकता है उस होटल में उस होटल वालों ने लगाया ही ना हो, बगल में एक बंदा रह रहा है वो आपको हैक करने के लिए करके चला गया, हाँ। या आपके रूम के नीचे फेंक के चला गया। वाईफाई ऐसे एक्सेस करें, पर वो सिर्फ स्कैन करते ही काम हो गया? स्कैन करोगे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाएगा आपसे। अच्छा। अब एप्लीकेशन तो वायरस है, एक बार आपने वायरस इंस्टॉल कर लिया तो कंट्रोल ले लेगा वो आपके फ़ोन का, फिर तो कुछ भी करेगा, कैमरा ऑन कर ले, माइक्रोफोन ऑन कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि आपने तो उसके कहने पे कुछ भी इंस्टॉल कर लिया ये ना। हॉरर स्टोरी होती जा रही है। सो आप को ये आदत डालनी होगी कि QR कोड जब आप स्कैन कर रहे हैं तो सेफ है या नहीं है। तो इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन रिकमेंड कर रहा हूँ। पहले मोबी आर्मर करके एक ऐप है, ऐप स्टोर पर भी है, प्ले स्टोर पर भी है, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स हैं जिससे आपको एक कंटेम्प्रेरी अटैक वेक्टर से बचा लेगा। पहला, इसमें QR कोड सिक्योरिटी चेक फीचर है। कोई भी QR कोड जो आप
यूज़ करना चाहते हैं पहले इससे स्कैन कर लें. इट विल टेक इट टू ए सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट. वहाँ रन करेगा, वहाँ देखेगा कि ये सेफ़ है अनसेफ है, ये कोई डेटा तो नहीं चुरा रहा, कोई कैमरा माइक्रोफोन की परमिशन तो नहीं ले रहा, मेलिशियस तो नहीं है, पैसे तो नहीं निकाल रहा. और उसके बाद आपको ग्रीन रेड करके बता देगा सेफ़ है अनसेफ है. यदि आपको लगे सेफ़ है तो आप आगे बढ़िए, वरना मत आगे जाइए. लिंक फ्रॉड होते हैं कि आपको एक लिंक आ गया, आरटीओ का चालान है, आपने क्लिक किया, पे कर दिया, पता पड़ा वो तो गलत जगह पे कर दिया. दिलजीत दोसांझ का टिकट चाहिए था, आपने गूगल पर सर्च किया, लुट गए लोग, पे कर दिया. जो वेबसाइट आई, उड़ीसा में होटल बुक करना था, गूगल पर सर्च किया. कुंभ में टेंट बुक करना था, गूगल पर सर्च किया, लुट गए लोग. अयोध्या में आश्रम बुक करना था, लुट गए लोग. लुटे हैं. हेलीकॉप्टर बुक करना था केदारनाथ पे, लुट गए लोग. आपको कैसे पता कि जो गूगल पे आप सर्च करके लिंक देख रहे हो वो ऑथेंटिक है, क्लोन नहीं है? उसी होटल की 50 क्लोन वेबसाइट चल रही होती हैं. टेक डाउन भी कराते हैं हम लोग, लेकिन फिर नहीं बन जाती. तो कोई भी ऐसी लिंक है जिस पे आप ट्रस्ट करना चाहते हो, फाइनेंशियल कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, पहले उसको स्कैन करें. तो मोबी आर्मर के अंदर ये ऑप्शन है, आप लिंक डाल दें वहाँ पे, स्कैन करें तो बता देगा कि ये सेफ़ है अनसेफ है, ये ऑथेंटिक है, क्लोन्ड तो नहीं है, ये ओरिजिनल लिंक है, इसका सर्वर चाइना में है. अब मान लो लेमन ट्री की वेबसाइट है, चाइना में सर्वर है, तो वैसे ही वो रेड कर देगा कि तो गड़बड़ है. या 2 हफ्ते पहले क्रिएट हुई वेबसाइट तो गड़बड़. सो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसके बेस पे AI बेस्ड एनालिसिस करता है वो, और बता देता है कि ये ऑथेंटिक लिंक है या नहीं है. आपको लगे ऑथेंटिक है तो आप आगे जाएं, वरना उसको यूज़ ना करें. थर्ड होता है ऐप. अब आपका फ़ोन आपको लगता है आप ही का फ़ोन है, पर कई बार आपका बच्चा भी वो फ़ोन यूज़ कर रहा है. आपने किसी और को भी दे दिया, और आपने बच्चे को 5 मिनट के लिए दिया, उसने 10 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी. हाँ. उसको नहीं पता कि एप्लीकेशन सेफ है अनसेफ है. कई सारी एप्लीकेशन के अंदर चैट फैसिलिटी होती है, जैसे PUBG है, रोब्लॉक्स है, जिसमें बच्चे दूसरे गेमर्स के संग बात कर सकते हैं. बड़ा ख़तरनाक है. आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अनजान आदमी से बात नहीं करने देंगे 2 मिनट कि भाई अननोन है ऐसा वैसा, जबकि आप सामने खड़े हैं, और फ़ोन दे दिया जिसमें वो लाखों लोगों के सामने बैठा है और उनको बात भी कर रहा है, उनसे ट्रस्ट भी कर रहा है, और वो उसको कुछ भी ल्योर कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं. इमेज भेज दी कोई, बच्चा कंफ्यूज. एक लिंक भेजा, बच्चे ने क्लिक कर दिया, उस लिंक से उस सामने वाले को इन्फॉर्मेशन मिल गई. उसने कहा अरे तुम तो पटना में बैठे हो, मोबाइल तुम्हारा 12% चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं करते पहले? सिम कार्ड वोडाफोन का यूज़ करते हो? अच्छा, फ़ोन तुम्हारा ये वाला है. ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक लिंक क्लिक करके ले लूँगा मैं. यूँ कोई भी ले सकता है, एनी वेबसाइट कैन टेक इट. ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, यदि आपको चेक करना है तो आप चेक कर लेना. एक वेबसाइट है privacy.net/analyzer, privacy.net/analyzer. उसको खोलना अपने मोबाइल पर, तो स्टार्ट टेस्ट करके एक बटन आएगा जो बताएगा कि सिर्फ कोई लिंक क्लिक करके कोई भी वेबसाइट आपके फ़ोन से क्या क्या चुरा सकती, और आप वही इन्फॉर्मेशन देख के डर जाओगे, अरे इसके लिए तो परमिशन भी नहीं चाहिए. दैट इट सेल्फ इज रिस्की. जो बच्चे की चली जाएगी और बच्चा क्यूरियस हो जाएगा, और फिर बच्चा कहेगा यार हमें भी सिखाओ कैसे कर लेते हो ये, तो वो कहेगा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, वो कर लेता है. सो आप कोई भी एप्लीकेशन जो बच्चा इंस्टॉल कर रहा है, हाउ डू यू नो इट इज सेफ, इट इज़ नॉट स्टीलिंग मनी फ्रॉम योर फोन और एनी डेटा. मोबी आर्मर आपके फ़ोन की सारी एप्लीकेशन को स्कैन करता है, हर एक एप्लीकेशन को उसके बिहेवियर के बेस पर रेट करता है कि ये इसमें चैट फैसिलिटी तो नहीं है. यदि चैट फैसिलिटी है तो रेट लो कर देगा. दिस गेम इज़ नॉट सेफ. लोन ऐप्स, यदि लोन ऐप्स का सर्वर कहीं बाहर है तो उसको रेट लो कर देगा. यदि लोन ऐप है तो इंडिया में ही होना चाहिए उसका सर्वर. लोन ऐप्स का सर्वर चाइना में, मलेशिया में नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनेंशियल अप्रूवल RBI से लिया है भाई. तो छोटी छोटी सी बेस पे वो आपको रेड करके दे देगा कि भाई ये ऐप मत इंस्टॉल करो. लोग लोन ऐप्स पे लुटे हैं. फिर कोई इस तरह की ऐप जो स्क्रीन शेयरिंग है, टीम वेयर, कोई सपोर्ट एनी टाइप, उसकी रेटिंग लो कर देगा, वह इंस्टॉल नहीं करने देगा. क्योंकि आपको भले ही पता हो, आपके पेरेंट्स को नहीं पता, आपके भाई को, ब्रदर को, सिस्टर को नहीं पता मान लो, तो हाउ डू दे नो कि कौन सी एप्लीकेशन सेफ है कौन सी नहीं है. और आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको लगता है सेफ ही होगी. पर लोन ऐप सब प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते थे जो ये फ्रॉड हुए हैं, और लोगों ने सुसाइड भी किया. मतलब इस हद तक सिचुएशन सीवियर हो जाती थी. सो मोबी आर्मर से एक बार देख लें कि आपके फ़ोन का जो एप्लीकेशंस का रेटिंग है क्या है, और वो जब आप और डिटेल में जाएंगे ना, उसमें बहुत डिटेल देता है कि एप्लीकेशन आपका क्या क्या डेटा ले रही है. उसको देखिए, आपको इतनी नॉलेज मिलेगी कि यार ये तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये भी ले रही है. एंड देन यू विल टेक ए कॉन्शियस कॉल कि डू आई रियली नीड दिस एप्लीकेशन इफ दे आर टेकिंग सच अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. एंड देन देयर इज़ अ वाईफाई सिक्योरिटी फीचर. वाईफाई क्लिक करो तो बता देगा कि जिस वाईफाई से आप कनेक्टेड है वो सेफ़ है या नहीं है. और यदि वो वाईफाई किसी ने हैक कर रखा है
तो बता देगा ये वाईफाई हैक्ड है और ये आईपी एड्रेस है जिसने हैक कर रखा है, क्योंकि वाईफाई यदि किसी ने हैक किया होगा तो वो आसपास ही होगा अब जाके इसको पकड़ भी सकते हैं। हाँ। तो ये सेफ्टी कम इन्वेस्टिगेटिव ऐप है। इसमें वो डेटा भी मिलता है कि आपको रीज़न मिल जाते हैं कि यार ये एप्लीकेशन रखना है, क्यों नहीं रखना है, ये लिंक क्लिक क्यों नहीं करना है, वो कारण भी बताता है ना। सो इट गिव्स यू लर्निंग एंड देन, क्योंकि होता क्या है कि मोडस ऑपरेंडी तो बदलती रहेगी, वो तो इवॉल्व कर रही है, इसलिए आपको अनकॉन्शियसली थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव डेटा भी समझ में आना चाहिए, सो दैट आगे यदि कुछ ऐसा हो तो आप प्रिपेयर्ड रहें। तो मैं तो यही अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर फ़ोन में जगह कम भी है, स्पेस नहीं भी बचा है, तो 1-2 एप्लीकेशन डिलीट कर दो और फिर ये ज़रूर इंस्टॉल करके हमेशा रखो अपने फ़ोन के अंदर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब मतलब हालांकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है इसके बाद फ़ोन यूज़ कर पाना, जितनी बातें आपने बता दी हैं। लेकिन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं ये अगेन वही पैसों के मामले में ही समझना चाह रही हूँ। मैंने शायद कभी कोई ऐप सब्सक्राइब किया होगा जिसका ईयरली सब्सक्रिप्शन था, तो वो कुछ ऐसी 500-600 कुछ रुपए था। मैं कहीं जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, अचानक से मेरे फ़ोन से 500-600 रुपये कट गए। तो मुझे लगा ये ज़रूर मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। मैंने बहुत समझने की, सोचने की कोशिश की, बट मुझे याद नहीं आया कि ये मतलब मैं तो ट्रैवल कर रही हूँ ना, मैं बाई रोड कहीं जा रही थी, तो मुझे लगा ये पैसे कैसे कट गए। तो मैंने फटाक से फ़ोन मिलाया, क्योंकि मेरे पास जो SMS आया उसमें ये लिखा हुआ था कि इफ़ इट इज़ नॉट यू देन कॉल ऑन दिस नंबर। तो मैंने फ़ोन किया, बैंक उधर जो सर्विस थी उधर फ़ोन उठा, तो मैंने बोला जी मेरे अकाउंट से तो इतना कट गया है, तो और ये मैंने किया नहीं है ट्रांजैक्शन। तो उन्होंने कहा यू श्योर? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आप अपना कार्ड ब्लॉक करना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे लगा ये तो पहली शुरुआत है ना, अब तो इसके बाद पता नहीं कितना घंटा। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा फ़ाइन। तो उन्होंने कार्ड मेरा ब्लॉक कर दिया। फिर मैं जा ही रही थी तो मुझे याद आया, क्योंकि मैंने फिर लॉगिन किया, फिर चेक किया, फिर उसमें ऐप का नाम आया, तो मैंने कहा ओ शिट, ये तो मेरा ही किया हुआ काम था, ये तो मैंने ही किया था। लेकिन वो जो मेरे 500-600 रुपये कटे थे वो मुझे बैंक ने रिफंड कर दिया। करेक्ट। मुझे तुरंत वो रिफंड हो गए। वो अलग बात है कि मैंने अपना कार्ड ब्लॉक करा दिया था, तो उसके लिए मुझे अलग मेहनत करनी पड़ी। तो मेरे वो 500-600 रुपये जब मैंने फ़ोन किया और बैंक ने मुझे तुरंत रिफंड कर दिया, तो वो लोग जिनके लाखों रुपये जा रहे हैं, जब वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी ये गलती हो गई या हमें तो नहीं फॉरवर्ड करना था, उनके पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर मेरा 500 लौटा दिया बैंक ने, क्योंकि 500 लौटाना आसान है 5 लाख लौटाना मुश्किल है। 5-5 लाख सबके लौटाएंगे तो बैंक लुट जाएगा। नहीं, तो उन्हें लौटाना थोड़ी है, मेरे पैसे हैं, मेरे अकाउंट में ही वापस डाल देने। मैं कह रही हूं कि मैंने अमित जी को नहीं दिए। आपने अभी अमित जी भी क्रेडिबल यदि एंटिटी है तो लौटाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या, आपने अकाउंट में डाला आकाश चौहान के, और आकाश चौहान का जो अकाउंट है वो आकाश चौहान का है ही नहीं, वो आकाश चौहान का अकाउंट विजय अमृतराज यूज़ कर रहे हैं, और विजय अमृतराज नाम का बंदा नहीं है इस दुनिया में। आप समझ रहे हो सिचुएशन ये है। आप बैंक जब ढूंढ रहा है सामने वाले को, क्रिमिनल के जैसे आपके अकाउंट से जब क्रिमिनल लेता है ना पैसा, जिस अकाउंट में गया होगा ना, वो जो अकाउंट ऑपरेट कर रहा है वो उसका खुद का अकाउंट नहीं है, वो किसी और का है डेफिनेटली। वो ऑपरेट कर रहा है और वो इस अकाउंट में पैसा रखेगा नहीं। विद इन एन आवर, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स वो पैसा एनोनिमस हो जाएगा, वो देश के बाहर निकल जाएगा पैसा। यदि उस अकाउंट में पैसा है ही नहीं तो बैंक लौटाए कैसे? रहा ही नहीं वहाँ पे, वो जाएगा वहाँ पे। तभी तो कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, यदि फ्रॉड हो जाए 1930 कॉल कीजिए। क्यों करना है 1930 के पावर है कि वो किसी भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। तो जैसे आप 1930 गृह मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है उसको कॉल करेंगे, बताएंगे यार ये गलती से एक ट्रांजेक्शन हो गया है, इसको ब्लॉक कर दीजिए, तो वो तुरंत आने वाले अकाउंट में पैसा ब्लॉक करेगा। यदि आपने जल्दी बता दिया कि पैसा विड्रॉ नहीं हो पाया तो पैसा वहीं होल्ड हो जाएगा, होल्ड हो गया तो पैसा वापस आ जाएगा। पर यदि वो ब्लॉक लेट कराने गए और पैसा निकल गया, अब क्रिमिनल 4 तरीके से पैसा निकाल लेता है। एक, वो उस अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ले जाएगा और उससे या तो क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा, या गेमिंग कार्ड खरीदेगा, या गिफ्ट कार्ड खरीदेगा। अमेजॉन गिफ्ट कार्ड खरीद लिया उसने, एप्पल कार्ड खरीद लिया उसने। अब वो गेमिंग कार्ड्स या गिफ्ट कार्ड्स टेलीग्राम पर दुनिया में किसी को भी बेच दे। 1 लाख का गिफ्ट कार्ड है, अगर 95,000 में ले लो, 90,000 में ले लेंगे लोग, 80,000 में ले लेंगे लोग। अब बेनिफिशियरी बैठा है नाइजीरिया में। हमने देखा कि इस अकाउंट से क्या हुआ, गिफ्ट कार्ड खरीदा गया। अच्छा, गिफ्ट कार्ड किसने यूज़ किया? मिस्टर टोबो ने। कहाँ है? नाइजीरिया। पकड़ो। टोबो कह रहे हैं हमने तो टेलीग्राम पे खरीदा है वो भी क्रिमिनल नहीं है। तो आप देख रहे हो पैसा कितनी आसानी से एनोनिमाइज हो गया। अब टोबो से पूछा आपने पेमेंट कैसे किया था, तो वो पता पड़ा क्रिप्टो से गया है। क्रिप्टो में एनोनिमस अकाउंट बन जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल लेयर ऑफ एनोनिमिटी दैट दे क्रिएट। कैश विड्रॉल भी होता है,
पर कैश विड्रॉल की एक सीमा होती है, तो इसलिए जब बड़ा अमाउंट होता है तो पूरा कैश विड्रॉल तुरंत तो हो नहीं सकता, लेकिन वो क्या करते हैं फिर एक अकाउंट से पैसा 20 अकाउंट में डालते हैं, फिर वहाँ से कैश विड्रॉल कराते हैं जितना भी लिमिट होगी। तो ये सारे तरीके के लिए वो तैयार होते हैं। उनको ये होता है कि जैसे ही पैसा आया मिनिमम टाइम में विड्रॉ हो जाए, वरना तो आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे और बैंक फ्रीज करना शुरू करेगा। तो वो भी उनकी भी रेस अगेंस्ट टाइम होती है, क्रिमिनल्स की भी, कि पैसा आया तड़ से उनकी एक लॉबी लग जाती है कि अब इस पैसे को विड्रॉ करो फटाफट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पहले 1-2 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं। और यदि आपने वैसी गलती से दे दी है और दूसरी वाली पार्टी भी शरीफ ही है तो पैसा आएगा ही वापस, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि क्या होगा, जैसे आप डिस्प्यूट रेज करोगे ना, उस बंदे के अकाउंट से एक नोटिस जाएगा उसको कि ये पैसा आपके अकाउंट में आया है और इस पर डिस्प्यूट रेज हो गया है, आप बैंक में आइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, पैसा क्यों लिया था आपने। अब उसको देना पड़ेगा जस्टिफिकेशन, नहीं देगा तो पैसा अपने आप वापस आ जाएगा। यार तो मुझे नहीं पता, गलती से आ गया होगा, तो लो पैसा गया वापस। फिर तो आपको सामने आमने बैठ के बात करोगे और ना। डिजिटल अरेस्ट में जब मैंने ही किसी को पैसा दे दिया है और बाद में 24 घंटे बाद जाके मैं क्लेम करूं कि ये मैंने गलती से दे दिया है, अब मुझे ये पैसा वापस चाहिए, उस अकाउंट में होना तो चाहिए, है ही नहीं तो कैसे वापस आ जाएगा। अच्छा, वहां से भी वो चला गया किसी और अकाउंट यही में? तो कि हाँ, वहां से निकल ही गया, किसी और में नहीं, चाइना चला गया, दुबई चला गया, इट गोज आउट। और इतना फास्ट मूविंग होती है कि उसको जब तक ब्लॉकिंग फ्रीजिंग का ऑपरेशन होता है, पता पड़ा कि 1 करोड़ गया था, 2 लाख मिल रहा है उसमें। यदि आप रेशियो देखोगे ना, जो फ्रीज कराया अमाउंट, मेरे पास तो डेली आते हैं कि साहब तुरंत हमने फिर 1930 कॉल किया, पर तुरंत नहीं, वो 3-4 घंटे बाद किया होगा या एक आध दिन बाद आदमी चेतता है, जब तक तो जो बैलेंस रह जाता है उन अकाउंट में 1-2 लाख 5 लाख ज़्यादा नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा भी क्या होता है, मेरे कुछ एक फ्रेंड्स ने या जानने वालों ने बताया कि उनके अकाउंट में 10 रुपए आए, किसी और का डिजिटल अरेस्ट का पैसा किसी और के पास गया और किसी और ने पता नहीं क्यों इनके अकाउंट में 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए डाले और अब इनका अकाउंट फ्रीज हो गया और महीनों से फ्रीज है और बैंक कोई जवाब नहीं दे रहा है। 2 कारण होते हैं, 2 या 3 कारण होते हैं। पहला, वो ऐसे ही नहीं आ जाते, 3 रीज़न होते हैं। पहला क्या होता है कि आपको कई बार ऐसा होता है ना कि मैसेज आता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए और पार्ट टाइम अर्निंग कीजिए, तो लोग कहते हैं हाँ, तो एक यूट्यूब का लिंक भेज रहे हैं, उसको लाइक कीजिए, आपको 100 रुपये मिलेंगे या 50 रुपये मिलेंगे। 3 लिंक भेजता हूँ, आपको 150 रुपये भी आ जाएंगे। आपने लिंक क्लिक कर दिया, लाइक कर दिया, तो आपको 150 रुपये आ गए। वो जो 150 रुपये हैं वो किसी इस तरह के अकाउंट से आते हैं जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, जो क्रिमिनल का पैसा पड़ा हुआ है। तो कल के दिन यदि इंक्वायरी होगी और उस अकाउंट पर फ्रीज लगेगा तो आपका भी फ्रीज हो जाएगा कि पैसा तो आपके अकाउंट में भी आया है, भले ही वो 10 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, पर पुलिस तो पूरी ट्रेल फ्रीज करेगी ना कि इस अकाउंट से पैसा गया कहाँ का है। तो आप लपेटे में आ गए, आप से वो 150 रुपये के लालच में वो एक्चुअली वो यदि वो गेम आगे जाता तो पैसा आपका भी निकलता, पर कई बार वो गेम वहीं रुक जाता है और आप कॉन्शियस हो जाते हो, लेकिन आपके अकाउंट में 150 रुपये तो आ चुका होता है, तो उस चक्कर में फ्रीज लग जाता है। दूसरा, दिस हैज़ बिकम ए बिजनेस। कई लोग टेलीग्राम ग्रुप में कि साहब मुझे ना इस अकाउंट को फ्रीज कराना है, ये मेरा बिजनेसमैन है, कॉम्पिटिटर है, दुश्मन है, गॉड। तो उन्होंने कहा ठीक है 5,000 तो फ्रीज कराते हैं। ये 5,000 देगा, वो 100 रुपये किसी क्रिमिनल अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे, फ्रीज हो जाएगा। दिस हैज बिकम ए बिजनेस, एवरीथिंग इवेंचुअली कन्वर्ट्स इनटू ए बिजनेस। जबकि हमारे हिसाब से तो किसी को बैंक अकाउंट दे के क्या ही हार्म हो रहा है। हमने OTP नहीं दिया, आप डिटेल्स नहीं बताई बैंक की, और बैंक अकाउंट नंबर तो हम वैसे ही, और कॉम्पिटिटर के पास तो होता ही है बैंक अकाउंट नंबर। ओ गॉड। और ये कब आप फ्रीज हटेगा या कब आपका अकाउंट ऑपरेशनल होगा? कोर्ट से लेते हो ऑर्डर, कोर्ट में जाते हो, बिना कोर्ट इंटरवेंशन ये कर ही नहीं सकते, आप फ्री अनफ्रीज नहीं करा सकते। माय गॉड। और वहाँ पर लॉयर को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप, हो जाता है जस्टिफाई, क्योंकि आप ये देखो जस्टिफिकेशन देते हो कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 150 रुपये आया, आप इसको रोक लो, बाकी तो अनफ्रीज कर दो, तो हो जाता है। लेकिन देन यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर साइकिल विच इज़ पेनफुल। वो कौन से केसेस होते हैं? ये अब अगेन मैं जितने सवाल पूछ रही हूँ ना, ये बहुत लेमैन वाले और आम लोगों के लिए, जिसमें सवाल, उनका हाँ, कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, आपको भी मिले होंगे, जो ये कहते होंगे कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। ना वो बड़ा शख्स है, ना उसके पास बहुत पैसा है, वो मेरे घर की काम वाली भी हो सकती है। उसका कहना है मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया, मैं रिकवर कर नहीं पा रही हूँ और मुझे दूसरा बनाना पड़ा। वो जो इंस्टाग्राम हैक हुआ या फेसबुक हैक हुआ, उसका कोई मिसयूज भी एज सच नहीं हुआ, तो वो क्यों हैक हो जाता है? देखिए 2-3 रीज़न हो सकते हैं। हाँ। आपके अकाउंट की एक हिस्ट्री है, 5 साल से चल रहा था, तो मुझे कई बार फ्रॉड करने के लिए ऐसे अकाउंट चाहिए होते हैं जिनकी हिस्ट्री हो।
यदि मुझे नया अकाउंट बनाऊंगा तो वैसी शक में आ जाएगा कि ये तो 2 महीने पहले बनाया है, उसकी हिस्ट्री नहीं ना, तो कई सारे टूल हैं वो फिल्टर कर देंगे उसको, वो क्रेडिबिलिटी नहीं है उसकी। मुझे ऐसे अकाउंट चाहिए भले ही उसमें 200 फॉलोअर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इफ़ इट इज़ इन माई कंट्रोल देन आई कैन यूज़ दैट क्रेडिबिलिटी ऑफ बीइंग सो ओल्ड। वो मेरे काम आता है। मुझे किसी को फॉलोअर बेचने हैं तो ऐसे अकाउंट से बेचूंगा तो वरना वो बॉट फॉलोअर्स डिस्कार्ड कर देता ना कि यार ये तो सारे बॉट फॉलोअर्स हैं, पर ये बॉट नहीं है ना, ये तो रियल अकाउंट था और इसकी तो हिस्ट्री थी। अभी मैं 1 लाख बॉट अकाउंट बना लूँ और लोगों को फॉलो करना शुरू करूँ, सो देयर आर एल्गोरिथम्स दोज कैन आइडेंटिफाई कि यार ये तो रियल लोग हैं ही नहीं। बट यदि मैंने रियली लोगों के अकाउंट रखे हुए अपने पास, देन आई एम मोर पावरफुल। डिफरेंस है ना। दूसरा क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी आपकी यूज़ करके किसी और को टारगेट किया जा रहा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, पर आपके इंस्टा को कोई फॉलो करता है या फेसबुक को कोई फ्रेंड है, उसको तो मैसेज भेजकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसको एक लिंक भेजकर कुछ इंस्टॉल कराया जा सकता है, उसका डेटा चुराया जा सकता है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपके अकाउंट से कुछ पोस्ट हो, एक लिंक आपने डाल दिया, वो लिंक 300 फॉलोअर ने क्लिक कर दी क्योंकि आपने पोस्ट की थी, तो इस तरह के रिस्क बढ़ जाते, मतलब ईजी हो जाता है। सो हर तरह के एडवांटेज हैं। व्हाट्सएप लोगों का जैसे आजकल हैक हो रहा है, हाँ। तो एक ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल सी सेटिंग है, कर लें, आपका व्हाट्सएप हैक नहीं होगा। ये मुझे भी जानना है। हाँ। क्या आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? हाँ। नहीं है या नहीं? है। कैसे पता आपको? उन्होंने मैसेज दिया था और इनफैक्ट अब तो व्हाट्सएप बीच बीच में खुद ही ट्यूटोरियल टाइप से भेजता रहता है कि अब आप ये करो ये करो ये करो, तो जैसे जैसे वो बोलते गए। जिनका नहीं है उनके लिए बता देता हूँ, फिर आप चेक कर लेना। सेटिंग्स में जाएं, उसमें ऑप्शन आता है अकाउंट्स करके, उसको क्लिक करेंगे तो अंदर तीसरा या चौथा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। ये जो 6 डिजिट का कोड है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। हाँ। ये कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है और किसी को अंदाजा भी ना हो कि वो नंबर क्या है। यदि वो नंबर सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता है तो आपका व्हाट्सएप कोई हैक नहीं कर सकता। जब तक उसको वो 6 डिजिट का कोड नहीं मिलेगा, OTP भी मिल जाएगा तब भी नहीं घुस सकता, क्योंकि हमेशा उससे वो 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। सो दिस इज एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी बियॉन्ड OTP। हम सोचते हैं कि OTP है तो सिक्योर है ना, OTP तो चोरी हो जाएगा। मैंने तो अभी तरीके बताए आपको, हो ही रहे, तभी व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। सो यू शुड हैव दिस एडिशनल 6 डिजिट कोड जो सेट हो आपके 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यदि ये है, आपका व्हाट्सएप कोई हैक नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट आपका फ़ोन भी चोरी हो गया ना, तो भी व्हाट्सएप में नहीं घुस पाएगा, क्योंकि उसको 6 डिजिट का कोड चाहिए। तो उस तरह से आप कई चीज़ें आपकी सिक्योर हो जाती हैं। दूसरा, फेसबुक क्लोन हो जाता है लोगों का, कि मेरे फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर निकाली और नया फेसबुक प्रोफाइल बनाकर मेरे दोस्तों को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पैसे वैसे मांग रहे हैं, होता है। 2 सेटिंग बता रहा हूँ, उसके बाद आपका फेसबुक कभी कोई क्लोन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई आपका फेसबुक क्यों क्लोन करता है? क्योंकि वो आपके दोस्तों तक पहुँचना चाहता है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी यूज़ करके आपके दोस्तों को लूटेगा या उनको मिसगाइड करेगा। आपके फेसबुक पे आपके दोस्त दिख ही क्यों रहे उसे? क्योंकि आपने अपने फ्रेंड लिस्ट को पब्लिक कर रखा है कि कोई भी मेरे दोस्त देख ले कि मेरे 2000-5000 दोस्त हैं, ये देखो ये वाले हैं। आपने सिर्फ सेटिंग्स में जाकर अपनी फ्रेंड लिस्ट को ओनली मी सेट कर देना। ओनली मी, उस पर 5 ऑप्शन होंगे कि सब लोग देख लें, सिर्फ मेरे दोस्त देखें, इन बदमाश दोस्तों के अलावा सब देख लें, ऐसा भी होगा, एक्सेप्ट दिस एंड ओनली मी। आप उसमें सिर्फ ओनली मी सेलेक्ट करें कि मेरे अलावा मेरे दोस्त भी ना देखें। मतलब वाई शुड इवन योर फ्रेंड्स नो दैट हु आर योर अदर फ्रेंड्स? जरूरत ही नहीं। आप वो कर लेंगे, आप 99% सेफ हैं। आपके दोस्त नहीं दिख रहे, कोई आपका प्रोफाइल क्लोन करके कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। वो किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? दूसरा जो तरीका है जिससे वो आपके दोस्तों तक पहुंच सकता है, वो है आपकी पब्लिक पोस्ट। जो पोस्ट आपकी पब्लिक होती है, उनको जो लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं वो आपके दोस्त होंगे, तो उससे पहुंचा लेगा कि आपके दोस्त हैं, तो क्लोन करके उनको रिक्वेस्ट भेज सकता है। इफ़ यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी, तो कोशिश करें कि आपकी पब्लिक पोस्ट ना हो, आपकी जो पोस्ट है उनकी विजिबिलिटी सिर्फ फ्रेंड्स तक हो, क्योंकि आपने फेसबुक अपनी लिमिटेड फ्रेंड्स के लिए बना रखा है। तो जो भी पोस्ट है वो सिर्फ आपके दोस्तों तक दिखेंगी, वो मैं नहीं देख सकता एज ए क्रिमिनल, आई कैन नॉट सी इट, क्योंकि वो पब्लिक पोस्ट है ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि अब आपके क्लोन होने के चांसेस 0 हो गए। इफ़ आई कांट फाइंड योर फ्रेंड्स, व्हाई शुड आई क्लोन योर फेसबुक? ये 2 सेटिंग कर लें, यू आर सेफ।
इंस्टाग्राम, मान लो आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, फिर आप कहते हैं आप पुलिस के पास गए, रिकवर करा दीजिए, कर दीजिए। 2 लिंक बता रहे हैं, facebook.com/hacked, instagram.com/hacked, इस पे जाएं, रिकवर हो जाता है। वहीं पे जाके कंप्लेन कर दें, दे विल फॉलो सम प्रोसेस एंड इवेंचुअली इट विल बी रिकवर्ड। ओह वाओ। इंस्टाग्राम की सेटिंग्स के बारे में जान लें। हम यूज़ तो सब करते हैं, सेटिंग्स यूज़ नहीं करते। इंस्टाग्राम में बहुत सारी ऐसी अच्छी सेटिंग्स हैं। एक सेटिंग है जिसमें आप अब्यूसिव डिक्शनरी ब्लॉक कर सकते हैं कि आपको कोई इस तरह के वर्ड्स ना लिख पाए। एज ग्रुप सेट कर सकते हैं आप। इनफैक्ट यदि आपका बच्चा है और वो टीनेज है तो आप उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। फैमिली सेंटर भी है उसमें। तो यू शुड नो लिटिल बिट। आप सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएं, सिक्योरिटी में जाके पढ़ लें एक बार इंस्टाग्राम का, तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। एंड देन इट बिकम्स मच मोर सेफर एंड सिक्योर। इन सब के ऊपर मैंने रील भी बनाई है, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर के चेक भी कर क्या सकते बात हैं। है, तो वो रील जरूर देख लें। इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच आमिर जी। मुझे हालांकि ये लगता है कि ये इतना बड़ा फील्ड है, इतना वास्ट है, और आपके पास इतना अनुभव है। आपने इतने केस सॉल्व किए कि एक पॉडकास्ट में तो वो नहीं समा सकता, 10 में भी नहीं समा सकता, 200 में भी नहीं समा सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ आप भूल जाएंगे। हम रोज जो कर रहे हैं या आपने जितने केसेस सॉल्व किए हैं वो सब आपके जहन में भी बिल्कुल बैठा हुआ है। आपने रिवाइंड किया और प्ले कर दिया, वो तो नहीं संभव है। फिर भी ये जो फाइनेंशियल वाला हमने कवर किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातों को लोग भी माने, मैं भी मानूँ, और हम अकॉर्डिंगली चलें और नुकसान हमारा कम से कम हो, ताकि केस आपके पास कम से कम पहुँचे। मुझे बड़ी खुशी होती है। तो जैसे बाकी पॉडकास्ट के मैं कमेंट देखता हूँ तो उसमें लोग कहते हैं सर मैंने 7.5 लाख रुपए बचा लिए, 50,000 बचा लिए। अमाउंट बताते लोग कि बच गया बिकॉज ऑफ योर, कि मैंने मोबी आर्मर से स्कैन कर लिया इसलिए पता पड़ गया था, या आपने जो गाइडेंस दी थी वो फॉलो कर ली, या पैसा रिकवर हो गया, आ गया। मेरे पास मैसेजेस हैं कि पैसा वापस आ गया, जो आपने बोला था फॉलो किया। तो इतनी तसल्ली होती है। यदि हम आपके पॉडकास्ट से 100 लोगों को भी हेल्प कर पाए तो आई थिंक इट्स वर्थ। हमें रात में 11 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इसलिए मैं बता दूं लोगों को कि, और उसके बाद अभी ट्रैवल करना है, कि ये पैशन या इतना मोटिवेशन इसीलिए है कि किसी का भला हो जाए। थैंक यू सो मच। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे आपको कमेंट में लोग ये बता रहे होते हैं, तो मेरे पॉडकास्ट में भी लोग कमेंट में ये बताएं कि जी हमें इतना फ़ायदा हुआ, बिल्कुल, या बिल्कुल हमने इसे अपनाया। अगर वो टिप्स भी लोग फॉलो कर रहे हैं या उस ऐप को भी डाउनलोड कर रहे हैं जो आपने बताया, तो दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जितने लोगों तक आप ये पहुँचाएंगे उतना ज़्यादा हम सेफ सोसाइटी बना पाएंगे। अमित जी का काम भी आप उतना हल्का कर पाएंगे, क्योंकि उनको बार बार समझाना पड़ता है। तो वो आधा वो समझा रहे हैं, फिर आधा आप उसको अगर फैला देंगे तो उनका काम भी थोड़ा हल्का होगा। अभी मुझे अमित जी ने बताया था कि वो 7 डेज वर्किंग रहते हैं, 24/7 रहते हैं, और बहुत वीक ऑफ जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है उनकी लाइफ में। कोई छुट्टी नहीं है। अभी देखो होली पे भी रिकॉर्डिंग है, होली पे भी मैंने 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड रखे हुए। माय गॉड। क्योंकि डेट ही नहीं थी। हाँ, तो मैंने आपको भी बोला था कि 13 को कर लेते हैं। राइट, मैंने बोला नहीं हम तो जल्दी करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रही हूँ लोगों से कि हम आपके काम को थोड़ा हल्का कर पाएं, और मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि आप फिर अगर एक दिन की छुट्टी भी ले पाएं तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। लोगों को लगता होगा आप साइबर क्राइम और ये इनके एक्सपर्ट हैं, बट बेसिकली ये बहुत सेवा का काम है। और थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से इस लायक ईश्वर ने बनाया कि हम किसी की हेल्प कर पाए, बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित जी।